इंजीनियरिंग इन्वेस्टिंग आप थोड़ा रिलेट करना चाहेंगे कि व्हाई इंजीनियर्स कैन बिकम ग्रेट इन्वेस्टर्स, थोड़ा इस हाइपोथेसिस को डिस्कस करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मोट बड़ा पसंद है। तो मैं बड़ा जोकिंगली किसी से लोगों को बोलता हूँ कि आजकल ना हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मोट होता है। क्योंकि मेरी इस पूरे फिलोसफी जोन में मोमेंटम का कहीं पे कोई रोल नहीं है, अच्छा, और वो जहां पे भी जाएगा क्लैश करेगा। क्यों? हर समय सिंपल लर्निंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल भी होनी चाहिए, तभी आप जागते भी हैं कि अरे वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। तो अगर आप कोई कंपनी उठा रहे हैं और किस जोन में उठा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। पर अगर आप कोई कंपनी छोटे से जोन में भी उठा रहे हैं तो आप वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, फंडामेंटल पे फिर भी कर सकते हैं। हेलो नमस्कार। आज मैंने ना बड़ा अनयूजुअल सा एक इन्वेस्टिंग फेस टू फेस इन्वेस्टिंग वीडियो रिकॉर्ड किया। पुनीत खुराना इनका नाम है। जनरली इन्वेस्टिंग की जब बातें करते हैं ना, तो मैंने देखा है कि बहुत ही स्टैंडर्ड 5-6 बातें होती है जो सब कोई करते हैं कि मैनेजमेंट का क्वालिटी देखो, फाइनेंशियल्स देखो, ये वो। बहुत ज़्यादा यूनिकनेस नहीं होती है। ऑल्दो मैं हर बार किसी न किसी से बात करता हूँ इन्वेस्टिंग का और उनसे कुछ ना कुछ नया लर्निंग लेने की कोशिश करता हूँ, बट कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो इन्वेस्टिंग इज़ फार मोर प्रिडिक्टेबल। इट्स नॉट ईजी, फार मोर प्रिडिक्टेबल देन ट्रेडिंग, ठीक है। बट आज पुनीत जी से बात करके मेरे को एक अलग ही डायमेंशन मिला है चीज़ों को सोचने का, माइंड मैपिंग करने का, कैसे आप कोर जो होता है इन्वेस्टिंग का उसको अपने हिसाब से एक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मज़ा आया, आज मज़ा आया। लंबा वीडियो था, ऑलमोस्ट आई थिंक 1.25 घंटे का वीडियो था, बट मुझे लगा कि होना चाहिए, लंबा वीडियो होना चाहिए, बिकॉज उसमें क्या ना पूरी तरीके से आप जो स्पीकर है ना, जो अपने विजडम को शेयर करना चाह रहा है उसको पूरी तरीके से आप अपने अंदर इम्बाइब कर सकते हैं। तो अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिएगा। आप चाहें तो 1.25 स्पीड में देख लीजिए ताकि आप जल्दी जल्दी देख पाएँ, बट साथ साथ में ना नोट्स लिखिएगा। मैंने भी नोट्स बनाए काफ़ी, क्योंकि नोट्स से क्या होता है, ये जो लिखते हैं और माइंड में ना चीज़ें रजिस्टर होती है। और इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट हेयर कि आप इसको कितने अच्छे से तैयार करते हैं। बिकॉज टिप तो दे देगा कोई, बट वो हर थॉट प्रोसेस पे कैसे स्केल अप करें, कैसे बड़ा बने, ये हर कोई नहीं कर सकता है। वो वही कर सकता है जो सिंसियर है, और आप तो फेस टू फेस लर्नर है तो सिंसियर है ना। हाँ, तो चलिए वीडियो चालू करते हैं, पुनीत जी को बुलाते हैं इस चर्चा में। हेलो, वेलकम मिस्टर पुनीत खुराना, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया विवेक जी, आप बताइए। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि ये पुनीत भाई को पकड़ा जाए, क्योंकि इन्वेस्टिंग करने का समय तो अब आ गया है वापस से शायद इंडिया में। तो पुनीत भाई बताएंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, गलतियां कहाँ नहीं करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस लवली टाइम टू अस। माय प्लेजर, एब्सोल्युटली प्लेजर। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, बाकी कहाँ करना है कैसे करना है वो बात की बात रहेगी। अच्छा, ये बहुत कॉमन चीज है, मैंने देखा है जो सीरियस इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो लोग इस पे बहुत हार्बर करते हैं कि गलती कहाँ हो सकती है और ये नहीं करना है। अगर गलती नहीं करोगे तो शेयर बाजार इज वेरी वेरी काइंड, इट विल ब्लेस यू, पर गलतियों को रोकना है। तो आप भी उसी कैंप को बिलोंग करते हैं कि गलतियां नहीं करना है? देखिए, गलतियां ना करना तो हमारे हाथ में नहीं है, गलतियां तो होनी ही होनी है। मैं जब भी ये क्वेश्चन आता है ना, मुझे एक वो गैरी क्लेन की एक किताब है, सीइंग व्हाट अदर्स डोंट, उसमें एक वो फ्रेमवर्क देता है कि किसी भी परफॉर्मेंस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए देयर आर टू वेज टू डू दैट। वन इज एरर रिडक्शन एंड सेकंड इज इनसाइट जनरेशन। तो इन्वेस्टिंग एक ऐसा एरिया है जहाँ पे एरर रिडक्शन pretty much constitutes 70% of what work you have to do. So if you stop doing that, you ensure that 70% का मतलब हो गया आप डिसेंट कैगर निकाल लेंगे। फिर ओवर एंड अबव दैट एक्स्ट्रा कैगर निकालने के लिए यू नीड टू हैव सम इनसाइट्स, नीड टू डेवलप कि अच्छा मुझे कौन सा, यू नीड टू नो कि मेरे को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, व्हाट इज माय स्किल सेट, माय स्ट्रेंथ एरिया। Some people are amazing at doing, let's say a scuttlebutt and get insights from the ground. Are you that person or not? तो वो फिर वो वाला insight generation वाला एरिया आ जाता है। तो काफी हद तक उसी कैंप में मान सकते हैं आप मुझे कि एरर रिडक्शन। इनफैक्ट आई थिंक आज से 4 या 5 साल पहले मैंने शायद सीएफए में एक या 3 साल पहले, आई डोंट रिमेम्बर, बट सीएफए में एक सेशन दिया था
कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ मिस्टेक्स, जहाँ पे मैंने आई थिंक वो 2-2.5 घंटे मैंने सिर्फ अपने मिस्टेक्स के बारे में ही बताया था. वाह. सो आई थॉट कि यार लोग इनसाइट्स देने वाले बहुत हैं हमारे कंट्री में, बट कोई भी आके खुल के मिस्टेक्स नहीं बताता है. एंड फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद भी बहुत करी हैं और दूसरों से भी बहुत सीखी हैं. तो दैट वाज द रीजन कि मैंने वो सेशन दिया. इट्स हैज बीन वेल अप्रिशिएटेड. सो इफ योर लिसनर्स वांट टू सी, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, CFA का. एंड आई थिंक सारी जो की गलतियां हैं जो काफी इम्पैक्ट डालती हैं पोर्टफोलियो रिटर्न्स पे, मैंने उस पे फोकस करने की कोशिश करी थी rather than trying to list all of them. राइट. So yeah. सुपर सुपर. सो एक जो नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस के साथ गलतियों के साथ आया है, तो कितने साल लग गए ये जोन में आने में जहां आप अभी हैं? हाउ मेनी इयर्स यू हैव बीन इन्वेस्टिंग एंड व्हाई यू आर डूइंग दिस? इसका आंसर ना थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड सा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी. हाइंडसाइट में जाऊं तो शायद मेरे ग्रेजुएशन कॉलेज के 3rd ईयर से मेरा इंटरेस्ट चालू हुआ था इस स्पेस में. ओके. बट उसको इन्वेस्टिंग कहना बहुत ही नाइंसाफी होगी इन्वेस्टिंग के साथ. ओके, सो दैट वाज मोर लाइक CNBC. वो भी एक बड़ा ही कोइंसिडेंस की बात है कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था और मेरा एक हम लोगों को 3rd ईयर में जाके इंडिविजुअल रूम्स मिलते थे. अदरवाइज 2 साल तक इंडिविजुअल रूम्स नहीं होते थे. जी. तो जब मेरे को 3rd ईयर में इंडिविजुअल रूम मिला तो मेरे एक जो पूरा विंग था उसमें सारे बंगालीज थे. अच्छा. सारे एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 guys, like me and another guy, all were Bengalis. और उसमें से I don't know what this is, it's my naive observation, but Bengalis are either very academic oriented, कुछ बहुत ही बिजनेस ओरिएंटेड और कुछ बहुत ही स्पोर्ट्स ओरिएंटेड. ये तीन जॉनर मेरे को बहुत दिखते हैं इसके अंदर. जी. तो मेरे उसी फ्लोर पे तीनों थे, जिसमें से एक जो मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था उसको बिजनेस पे बहुत इंटरेस्ट था. जी. तो मेरा जो स्टार्टिंग हुआ वो वहां से हुआ जब मैंने बिजनेस के बारे में आई बिलोंग टू अ फैमिली व्हिच हैज नो इन्वेस्टिंग बैकग्राउंड व्हाटसोएवर. ओके, इट्स माय मदर belongs to army family and teachers background and all that kind of stuff. My father belonged to a very poor family, migrated from Pakistan, in the very early जब वो division हुआ, partition हुआ, and he was a middle child who had to support everybody there. So मेरे यहाँ पे investing में किसी को कोई ना तो कोई interest था ना कोई background था. In fact, the career was pretty much defined for me. I was decently academically decent, decent grade guys. तो engineering करो, which was I got through a very good college, and फिर MBA करो and आगे जाओ. But all of a sudden 3rd year में when I got interested into this, I think from there my direction changed dramatically. Okay. A bit more serious investing education started when I joined my college, which was MDI. MDI गुड़गांव. ये कौन से साल की बात है? ये 2007 की बात है. अच्छा. तो MDI गुड़गांव भी अगेन इट्स अ वेरी वेरी सेरेंडिपिटी काइंड ऑफ अ थिंग. आई थिंक होता ना कायनात पूरी में को इन्वेस्टिंग की तरफ ले जाने वाली हरकत हो रही थी. बिकॉज आई प्रीटी मच गॉट थ्रू माई IIM कॉल्स इन द वेट लिस्ट सिनेरियो. और MDI के अंदर जाते ही पहले दिन मेरा एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ फुटबॉल खेलते हुए. मेरा अपना पैर टूट गया. 6 महीने तक मैं पैर पे था, जो क्रचेस पे था. अच्छा. तो जैसे ही मेरा IIM क्लियर हुआ, मैं नहीं जा सकता था, ये बड़ा क्लियर हो गया. मुझे लगा यार मैं तो फंस गया. I'll be very honest, right? So लगा कि यार तो फंस गए. But then there was Professor Bakshi there at MDI at that point in time, which I was not aware when I joined MDI. But when I thought कि अब तो यहीं पे हैं, then I started exploring and I got so fascinated just by the entire story of investing. I went to meet him not when he started teaching, much before that, and he was generous enough to meet. और उन्होंने मुझे वो बफेट के लेटर्स पकड़ा दिया. एंड फॉर अ इंजीनियरिंग गाय हु हैज नो कॉमर्स बैकग्राउंड, दिस वाज लाइक सब कुछ सर के ऊपर से जाने वाली बात हो रही थी. जी. सो वहां से आई थिंक बट दैट दोस 2 years were very hard work preparation of investing, and I started investing also. Like whatever I learned, entire learning was Buffett and Graham and all this kind of oriented. There was no other learning, just Buffett, Graham, Charlie Munger and so on and so forth. हालांकि मैं अपनी तरफ से शॉर्ट सेलर्स को बहुत पढ़ता था. वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरा बाय द टाइम आई फिनिश माय MBA, आई वांटेड टू बिकम अ शॉर्ट सेलर एंड नॉट अ लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर. बट या सो यहाँ से मेरा इन्वेस्टिंग का जर्नी चालू हुआ. एक और
पड़ाव आया 2009, मार्केट क्रैश हुई, मार्केट में कोई इन्वेस्टिंग तो छोड़ ही दीजिए, फंड्स ही नहीं थे किसी के पास। तो आई जॉइंड अ फंड इन 2010 इंस्टेड ऑफ 2009. 1 year I met 50-60 funds. Most of them were derivative oriented. I was pretty sure कि मेरे को नहीं करने हैं derivatives. तो 2010 में जाके I eventually joined a fund. But my investing, I think, started in 2007-8 during my college days. Okay. 2010 से it has been a full-time profession, so to speak. Oh, full time. मतलब आप Yeah. full time investor हैं? Yeah, so 2010 में I joined a fund. अच्छा. And 2013 end I started my own fund. अच्छा. So 2003, so Stoic is there since 2013, अच्छा. where we have been advising portfolios. Recently, we have got into the Cat 3 AIF structure. Okay. So yeah, so that has been the journey. Interesting journey, to be very honest. And I think the only one which gelled with my temper, because मैं और कहीं जाता तो शायद मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता. इन्वेस्टिंग एक ऐसी लाइन रही है जहाँ पे मेरे को बोर होने का मौका ही नहीं मिलता है. अच्छा. Interesting. So, yeah. तो इंजीनियरिंग एंड इन्वेस्टिंग, मतलब टिपिकली लोग बोलते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इन्वेस्टर अच्छे बनते हैं, या आई मीन वी हैव एग्जांपल्स आल्सो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु हैव डन वंडरफुल, बट इंजीनियरिंग इन्वेस्टिंग आप थोड़ा रिलेट करना चाहेंगे कि व्हाई इंजीनियर्स कैन बिकम ग्रेट इन्वेस्टर्स? थोड़ा इस हाइपोथेसिस को डिस्कस करें. ये हाइपोथेसिस कभी टेस्ट नहीं करी है मैंने. मैं ज्यादा इंजीनियर्स को नहीं जानता जो इन्वेस्टर्स है. सी टू बी ऑनेस्ट, मेरे एमबीए कॉलेज में भी बहुत सारे कॉमर्स ग्रेजुएट थे, उसमें से हार्डली कोई इन्वेस्टिंग में गया. मेनी ऑफ देम वेंट इनटू फाइनेंस फॉर श्योर, बट इन्वेस्टिंग में नहीं आए. तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में गए, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में गए, ऐसे कॉर्पोरेट फाइनेंस में गए, ऐसे बहुत सारे रोल्स में गए. मगर इन्वेस्टिंग पर्टिकुलरली बहुत लोगों ने नहीं परस्यू किया. और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ना इंजीनियर्स हैं, ना सीए है, ना कुछ हैं, बट बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स भी हैं. राइट. सो तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है. मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि इंजीनियर्स अच्छे बन सकते हैं कि नहीं बन सकते. मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ. Let's talk about the 5 personality traits or 3 personality traits you think is required for anyone to become a good investor. यार, एक तो सबसे बड़ा पहला ट्रेड जो मुझे लगता है वो है ऑप्टिमिज्म. Okay. तो एक अच्छा इन्वेस्टर पेसिमिस्ट नहीं हो सकता. Yeah. अगर पेसिमिस्ट है तो वो एक अच्छा रिसर्चर बन सकता है, एक अच्छा रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है. Wow. एक अच्छा फंड मैनेजर बनने के लिए उसको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है. कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग. ऑप्टिमिज्म के अलावा आई वुड से इंटेलिजेंस और इमोशंस, ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जिसको बैलेंस में रखना है. तो ये 3 ट्रेट्स में इंटेलिजेंस और इमोशन दोनों आते हैं. कुछ लोग हैं जो इमोशन को ज्यादा वैल्यू करते हैं, कुछ लोग इंटेलिजेंस को ज्यादा वैल्यू देते हैं. आई थिंक मेरा जो देखने का नजरिया है शायद वो ये है कि जो लोग खुद इंटेलिजेंस साइड पे गिफ्टेड होते हैं वो अपने इमोशंस पे ज्यादा वर्क करने की कोशिश करते हैं, एंड वाइस वर्सा. तो जो लोग इमोशनली बहुत सॉर्टेड होते हैं उनको थोड़ा सा अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ता है, वो थोड़ा सा और चीजें सीखने में ज्यादा टाइम लगाते हैं. एंड एवरीबडी स्ट्रगल्स इन दीज 2 एरियाज पार्शियली, एंड डिपेंडिंग ऑन विच वन यू आर लैकिंग एट यू टेंड टू गिव मोर वेटेज टू दैट. तो मैं इन दोनों को जरा साथ में रखूंगा जी. ऑप्टिमिज्म एक कंपलसरी, ये तीनों कंपलसरी है मेरे हिसाब से. और बाकी सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा. If I think about any other thing which is coming to my mind, all of this will probably come in these. These fit. Yeah. ये मेरी तरफ से इम्प्रॉम्प्टू रैंडम क्वेश्चन था, तो जितना I just hope कि मैं कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं in these kind of questions. But anyways, yes, please. ये देखिए, एक्सपीरियंस और विजडम और वो जो एज वाला इम्पैक्ट होता है ना, कि एक एज के बाद में देयर इज अ वेरी गुड बुक आई रेड वेयर इट टॉक्ड अबाउट liquid intelligence, fluid intelligence, and crystallized intelligence. So why pre-40 your intelligence is fluid intelligence? It can fit anywhere. But the moment you become 40, 42 and you get into that zone of high wisdom, your intelligence becomes crystallized intelligence. That means automatically your mind starts giving replies which you subconsciously, it has been registered in your mind over a period of time. So that's why post 40 people, when they speak,
that should have a very different, weightages, because everyone speaks with a lot of experience and wisdom. Yeah, बहुत yeah, इंटरेस्टिंग बुक है, अगर मैं आपको बुक का नाम भेजूंगा आप व्हाट्सएप में, आप देखिएगा, पढ़िएगा। sure, तो sure. अभी अपने आगे बढ़ाते हैं पुनीत भाई डिस्कशन में। बिफोर दैट एक डिस्क्लेमर में देता हूँ अपने लर्नर्स के साथ कि पुनीत भाई और मेरा बहुत ही फ्रेंडली रिलेशनशिप है, हमारा कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं है ये। तो आप मत समझिएगा कि मैं उनको प्रमोट कर रहा हूँ, नहीं ये मुझे प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके बिजनेसेस हैं, ये फंड मैनेजर हैं, एआईएफ लॉन्च किया इन्होंने, तो आप इनके बारे में जानिए, इनकी बातों को सुनिए। अगर आपको लगता हो कि यस ही इज़ द गाय यू वांट टू एसोसिएट विद, ये आपके और उनके बीच में होगा, हम इस वीडियो के नीचे आपको लिंक दे देंगे, आपको कनेक्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ओके, जो भी स्टॉक डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर में, एक जस्ट एक एजुकेशन पर्पस है, देयर इज नो इंटेंशन ऑफ यू बाइंग और सेलिंग दो स्टॉक्स, राइट। सो पुनीत भाई, आपने बहुत प्यारा सा एक पीपीटी बनाया है, तो लेट अस रन थ्रू दैट पीपीटी व्हाइल वी हैव द डिस्कशन। So PPT की जब आपने बात करी तो आई एम नॉट मच ऑफ अ प्रिपरेशन पर्सन, मेरे को लगता है कि इम्प्रॉम्प्टू बोला जाए तो ज्यादा अच्छा है। जी तो कुछ पीपीटीज जो मैंने कहीं किसी सेशंस में, जो प्लान सेशंस होते हैं वहां पे बनाई थी, और जहाँ पे मैंने अपना व्यू पॉइंट या अपना तरीका काम करने का दिखाया है, जी वही यूज करा है यहाँ पे भी फॉर टू पर्पसेस। जो चीजें मैं शेयर करता हूँ उनका एक अंडरलाइंग काम होता है, अगर आपको वो समझ में आएगा तो आपका आउटपुट पे थोड़ा सा ट्रस्ट भी बनेगा, और जी आउटपुट पे आप थोड़ा सा रिलाय भी कर सकते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू एंश्योरिंग कि जो भी हम बोले उसके पीछे बहुत काम हुआ हो, रादर देन एनीथिंग एल्स। तो हम लोग अपने आप को एविडेंस फोकस्ड इन्वेस्टर बोलते हैं। इसको ये थोड़ा फैंसी टर्म लगता है, मगर द कोर आइडिया बिहाइंड एवरीथिंग इज कि यार मेरे को कोई भी चीज पे विश्वास नहीं करना जब तक मैंने उसको टेस्ट नहीं किया है, और अगर उसका एविडेंस है तो मैं उस पर ट्रस्ट करूंगा। मेरा बिलीफ सिस्टम जो है वो मेरे फ्रेंड सर्कल से नहीं बनेगा, वो मेरे गुरु से नहीं बनेगा, वो मेरे जो को इन्वेस्टर्स हैं उनसे नहीं बनेगा, वो मेरी टेस्टिंग से बनेगा। और उसके लिए ये जो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, ये मेरा एक फ्रेमवर्क है जो हम इंटरनली मेरी टीम में, मैंने सबके दिमाग में बोल बोल के डाल रखा है कि कोई भी चीज हम करेंगे वो इस स्ट्रक्चर में, इस फ्रेमवर्क में फिट होनी चाहिए। जी तो जैसे अगर मैं इससे स्टार्ट करूं, तो अगर मैं ये पहला फनल देखता हूं, अब ये इनफैक्ट पहले जाते हैं, ये दो जो फनल्स आपको दिख रहे हैं ना, इसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो आपको दिख रहा है, वो मैं उसको अपनी ज्ञान भूमि सॉर्ट ऑफ समझता हूँ, राइट। ये मेरे लिए मेरी ज्ञान भूमि है कि मेरे को जो भी मिलता है मैं यहाँ पे उसको टेस्ट करता हूँ और अपना ज्ञान आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ इन वट एवर कैपेसिटी आई कैन, राइट। And the right side of things is my karma bhumi, so to speak, Okay. right, where I actually put whatever I learn into practice. Okay, so that's the core idea behind this framework. तो अगर मैं पहले इस अपनी ज्ञान भूमि की बात करूं, तो ये आप देखेंगे इसमें होता क्या है। जब आप मार्केट में इतने सालों से होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल होता है, यू नो अ लॉट ऑफ गुड इन्वेस्टर्स। आई पर्सनली हैव डन अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट विद सम गुड इन्वेस्टर्स, तो वहां से भी मैं सीखा। फिर अब इंटरेस्टिंगली मैं पिछले 7-8 साल से एजुकेटर भी हूँ, तो मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ाता हूँ, मैं एमडीआई गुड़गांव में पढ़ाता हूँ। तो आप माने ना माने, स्टूडेंट्स के क्वेश्चन भी आपको बहुत सिखा देते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली यू कीप ऑन लर्निंग एंड यू कीप ऑन फाइंडिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स यू रीड। तो इसको मैं 4 पार्ट में जनरली डिवाइड करता हूँ कि एक तो मुझे मार्केट विजडम मिल रही है जो मार्केट पार्टिसिपेंट से मिलती है। कोई आके मुझे बोलेगा कि यार टर्न अराउंड कंपनीज में तो बहुत पैसा बनता है, you know, and मैंने बनाया है, and proof is there, he's not lying but he's telling me something, right। या जैसे स्ट्रैटेजी के ज्ञान मिलते हैं कि यार फैक्टर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, फैक्टर इन्वेस्टिंग के अंदर ये 3 फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, मोमेंटम फैक्टर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। या एलोकेशन पे लोग बोलते हैं कि यार ये एलोकेशन, यू नो, पुट हाईएस्ट मनी इन योर बेस्ट आइडिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब जस्ट आप बैठेंगे किसी भी मीटिंग में तो आपको एक मीटिंग के बाद 10 या 15 पॉइंट मिल जाएंगे जो आपने या तो सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन योर एक्सपीरियंस कर्व। उसके बाद जब आप खुद बहुत सोचते हैं तो आपके खुद भी पर्सनल एपिफेनीज भी बहुत सारी आती हैं, जो आपको लगता है अरे यार ये क्या अमेजिंग आइडिया आ गया, क्योंकि हमें सारे अच्छे, अपने आइडिया सारे अच्छे लगते हैं, तो कुछ अमेजिंग सा आइडिया लगता है कभी। या कोई फोकलोर सुनते हैं कि अच्छा यार, जैसे मैं एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ कि यार लोग म्यूचुअल फंड सही है, एक फोकलोर बन गया आजकल कि म्यूचुअल फंड सही है, या
अभी पिछले 2 साल पहले तक क्वालिटी इन्वेस्टिंग वाज द बज वर्ड कि अच्छा क्वालिटी में तो पैसा लूज हो ही नहीं सकता, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस टाइप के जो फोकलोर बन जाते हैं मार्केट में, जो हर बंदे की जबान पे होते हैं, उस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हैं और ये सारी मेरे फनल्स में जाती हैं, राइट। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे ये पहला है वेरी इंटरेस्टिंग, ये बफेट का फर्स्ट लेटर टू बर्कशायर के जो शेयर होल्डर्स का लेटर था, उसके पहले लेटर का पहला पैराग्राफ है। तो ये मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग फर्स्ट लेवल ऑफ एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ था वो यहाँ से हुआ था। द फर्स्ट थिंग आई एवर रेड अबाउट इन्वेस्टिंग वाज दिस, और उसमें मैंने ये पढ़ा कि इस कुछ केसेस को छोड़ के ROE इज द बेस्ट वे टू जज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ मैनेजमेंट, ठीक है। या ये 2014 या 15 की बात होगी, मैंने एक पॉडकास्ट लिया था, there's a guy called Gary Antonacci, and he's a momentum guy, dual momentum. He's Yeah, amazing. I follow yeah, his book. He's just too good. yeah, he's very good, and और मैं उस समय क्योंकि मेरा तरीका इस तरीके का है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लोर करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ, अगर मैं बफेट से स्टार्ट हुआ हूँ तो मैं सिर्फ बफेट पे रहूंगा। तो मैंने मोमेंटम भी बहुत टाइम स्पेंड किया है, हम खुद इम्प्लीमेंट भी करते हैं काफी जगहों पे। तो डुअल मोमेंटम मैंने सुना, फिर बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम लोग ना सिक्लिकल कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज सिक्लिकल कंपनीज जो होती हैं वो वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स होती हैं, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। फिर हमने एक व्यू पॉइंट हमें मिलता है कि यार ये जो कंपनीज जिसमें चोरी हो रही है, फाइनेंशियल शेनानिगन्स जहाँ पे बहुत ज्यादा हैं, वहां पे पैसा नहीं बनता है, या वहां पे पैसा लूज होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर फोकलोर के मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, राइट, म्यूचुअल फंड्स। तो ये सारी चीजें ये मेरे इस फनल में जाएंगी और मैं आगे काम करना शुरू करूंगा। दैट्स हाउ वी गो। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज, पहली बात तो हाउ डू वी गो अबाउट दिस। द पहला सवाल जो है कि यार ये जो हाइपोथेसिस है ये पढ़ने लायक भी है कि नहीं, डू आई रियली नीड टू स्पेंड एनी टाइम ऑन इट और नॉट, ओके। Because if I don't do that first question, there is just too much of stuff. Correct. Right? There is no way you can test everything in the world pertaining to investing. Okay? तो पहला क्वेश्चन वहां पे आ जाता है कि यार वर्दी है कि नहीं। तो वर्दी कैसे पता चले? तो उसके कुछ तरीके हैं। एक, किस सोर्स से आ रहा है, किसने मुझे ये बात बोली, राइट। तो अगर मैं उस इन्वेस्टर को रिस्पेक्ट करता हूँ या उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, राइट, परफॉर्मेंस, पर्सोना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। तो या तो मैं सोर्स पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, राइट, या फिर मेरे को कोई एम्पेरिकल प्रूफ किसी ने दिया है कि यार ये देखो मैंने ये टेस्ट किया है, चाहे वो कोई फ्रेशर ही क्यों ना हो, बट उसने कोई अच्छा सा टेस्ट किया और उसने मुझे बोला कि सर ये देखिए आप, ये मेरे को दिखा, और मैंने आई विल लुक एट इट बिकॉज ही इज गिविंग मी सम एम्पेरिकल वर्किंग, ओके। एंड द थर्ड थिंग आई नीड टू सी इज कि ये जो ज्ञान मैं सुन रहा हूँ ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है भी या नहीं है। क्योंकि हमारा ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग ग्लोबल ज्ञान सुनते हैं और हम लोग उसको इंडिया में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं और बहुत फेलियर होते हैं। वी हैव डन अ लॉट ऑफ टेस्टिंग ऑन, आपको ये शायद याद होगा, एक बहुत पुरानी किताब है व्हाट वर्क्स ऑन वॉल स्ट्रीट करके, एक जेम्स ओशॉनेसी की। सो जेम्स ओशॉनेसी की वो जो किताब है उसमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, और वो अगर उसमें काफी सारी जो है वो वैल्यू सेंट्रिक स्ट्रैटेजीज हैं। या ट्वीडी ब्राउन का एक पेपर हुआ करता था व्हाट वर्कड इन इन्वेस्टिंग, I can probably share those links. उसमें भी उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन करी, बट ऑल ऑफ दोस, और हमने वो सारी चीजें टेस्ट करी इंडियन मार्केट्स में, व्हेन वी टेस्टेड वी गॉट टू नो कि यार इंडिया में ये नहीं होता है। एंड उसका नहीं होने का रीजन पता होनी चाहिए आपको। जस्ट बिकॉज द डेटा इज सेइंग नहीं होता है वो भी सफिशिएंट नहीं है, राइट। तो यू हैव टू नो व्हाई इट डजंट वर्क इफ इट डजंट वर्क। तो ये भी जरूरी है कि जहां से हम ले रहे हैं वहां के इकोसिस्टम का आपको पता होना जरूरी है कि वहां पे कोई चीज काम क्यों करती है और वो यहाँ पे शायद क्यों ना करे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम चीज को लेके फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अच्छा यार यहाँ पे टाइम लगाने का सेंस भी बनता है कि नहीं, ठीक है। तो दैट इज वेयर वी स्पेंड आवर टाइम अंडरस्टैंडिंग केयर whether it is worthy. The second part is, and which is I think the core part of it, कि यार ये जो चलो हमें करना है, टेस्ट करना है, अब ये हाइपोथेसिस क्या बनाए, व्हाट आर वी रियली टेस्टिंग, ठीक है। एक स्टेटमेंट में और एक टेस्टिंग में बहुत फर्क होता है। तो अगर सपोज करिए मैं आपसे बोलूं कि यार मेरे को क्वालिटी इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, तो इसको अगर मुझे टेस्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि यार ये क्वालिटी क्या चीज है, मैं किसको क्वालिटी बोलूं। हो सकता है क्वालिटी फॉर यू माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाउ आई डिफाइन क्वालिटी। व्हेन यू से वर्क करता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट,
डू आई बीट द मार्केट, इज देयर अ कैगर नंबर इन माइंड, इज देयर अ अल्फा इन माइंड, ये क्या मतलब है इसका, इज देयर अ टाइम फ्रेम इन माइंड, ठीक है. सो आई हैव टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस सो टू स्पीक. और ये बहुत जरूरी है कि जब आप हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल को डेविएट ना करें. अब इसका मैं आपको मतलब और इस कॉन्टेक्स्ट में मतलब बताऊं तो ये एक्चुअली में प्रॉब्लम है हमारे हमारी इन्वेस्टिंग में. क्या होता है कि कोई एक वर्ड पॉपुलर हो जाता है तो वो सब लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, राइट. जैसे हमारे यहाँ पे मोट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मोट बड़ा पसंद है. तो मैं बड़ा जोकिंगली किसी से लोगों को बोलता हूँ कि आजकल ना हर कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में मोट होता है. तो सिमिलरली ये फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड भी थोड़ा सा ज्यादा मिसयूज होने लगा है. बट द कोर आइडिया हियर इज कि अगर आप कोई चीज बोल रहे हैं उसका एक इकोनॉमिक सेंस बनना चाहिए आपके दिमाग में पहले. If there is absolutely no economic basis for something to work, then it's just random correlations you're playing with, or random events you're playing with. Okay, so आपको वो logically थोड़ा सा sense होना चाहिए. So you have to understand कि यार इसके पीछे fundamental reason क्या है कि ये काम करेगा, करना चाहिए, करेगा नहीं, करना चाहिए, right? तो क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्टमेंट क्यों काम करनी चाहिए उसका एक इकोनॉमिक रीजन मेरे को समझ में आता है, तो मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं उसको हाइपोथेसिस में बना रहा हूँ, राइट. और फिर उसके लिए आपको रोबस्टनेस लानी होती है अपने हाइपोथेसिस में. उसका ये जो रोबस्टनेस लाने वाला प्रोसेस है ये थोड़ा सा आइटरेटिव प्रोसेस होता है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मानिए मैंने एक हाइपोथेसिस बनाई क्वालिटी इन्वेस्टिंग के लिए, राइट. उसको टेस्ट करना शुरू किया और मेरे पहले ही स्टेप में लेट्स से 25-30 कंपनियां आई और उसमें से मान लीजिए 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मैं जिंदगी में क्वालिटी नहीं बोल सकता या मान सकता, बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग और व्हाटएवर इट इज. तो पहले तो एक तरीका तो यह है कि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करूं. दूसरा तरीका यह है कि मैं वापस जाऊं और चेक करूं कि यार मेरे फॉर्मुलेशन में कोई ऐसी चीज तो नहीं थी जिसकी वजह से फिर जो आउटपुट आ रही है वो शायद अच्छी नहीं आ रही है. सो योर फर्स्ट लेवल ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस keeps on refining before even you go to the testing, which is where people don't realize that hypothesis formulation in itself is the core work. अगर आपका hypothesis में गड़बड़ है ना, आप आगे बहुत सारा काम करेंगे वो सब वेस्ट है. तो यहाँ पे मैं काफी टाइम लगाता हूँ इस साइड पे टेस्टिंग पे. और उसके बाद एनालिसिस है, राइट. एनालिसिस के लिए मैं क्या बताऊँ, टाइम सीरीज करते हैं, वो जो भी है, आप 50 तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं. बट ये जो एनालिसिस है ये जाके हमारे बिलीफ्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है. तो जो मेरे सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, जो मैं आई मेंटेन अ डायरी वेयर आई कीप ऑन राइटिंग दोज थिंग्स व्हिच नाउ आई हैव अ फेयरली कंफर्टेबल आइडिया अपॉन व्हिच आई ट्रस्ट बिकॉज इट इज बीइंग टेस्टेड. So it's a validated, I mean, I don't call it truth. I call it a work in progress truth, but it's a validated belief. Let me call it this way. Okay. Now, why do I call it work in progress? Is because markets, as we all know, regime changes hote hain. It's a dynamic beast. We can't take anything that has worked from 1990 to 2000 would be very different from the next decade and the next decade and so on and so forth. So कुछ चीजें होती हैं जो timeless होती हैं, but बहुत सारी चीजें market regime के base पे determine होती हैं. So you need to keep an eye कि कब ये चीजें कब खराब होने लगी हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम थे वो कब टेस्ट होने लगे हैं मोर देन व्हाट दे शुड बी. ओके. और एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है इसके अंदर वो ये है कि यार फ्रिंज केसेस को डॉक्यूमेंट करना है आपने. यू नीड टू डॉक्यूमेंट व्हेन दिस थिंग इज नॉट वर्किंग बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ योर बिलीफ सिस्टम्स. ओके. सो ये एक सॉर्ट ऑफ मेरा ज्ञान भूमि का पैरामीटर है. थोड़ा सा मैं आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस. श्योर. 2-3 चीजें मेरे माइंड में आई. जस्ट पुराना एक बार स्लाइड में जाते हैं. जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो आई थिंक वी स्पेंड मोर टाइम ऑन द टॉप एंड फाइनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद में जब हमको हमारे नीचे वाला जो जोन है, जो हाइपोथेसिस हमने अपने लिए बना लिया, राइट, तो हम फिर कोशिश करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऊपर से और चीज़ें फ्लो ना हो, क्योंकि वही तो मैच्योरिटी होती है ना एक मार्केट पार्टिसिपेंट की, कि उसने हाइपोथेसिस बना ली, हाँ उसको रिविजिट करना ज़रूरी है बिकॉज नई चीज़ें हो रही है जो आपने नीचे लिख दिया वर्क इन प्रोग्रेस. बट ये जो ऊपर वाला जो बिकॉज इतने जगह जगह से ज्ञान आ रहे हैं या जो भी आप उसको टर्म यूज करें, यू हैव बीन वेरी काइंड टू यूज डिप्लोमेटिकली राइट वर्ड्स, बट हर तरह से हर कोई हमको कोशिश कर रहा है बताने के लिए कि यार मैं जिस तरीके से करता हूँ वही सही है, तो इसी को फॉलो कर. तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जो मार्केट मैच्योरिटी होती है उसमें क्या आप भी अब उस जोन में जा चुके हैं कि यार मुझे ना अब ज्यादा सोर्सेज नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, मैं दूर होने लग गया हूँ सोर्सेज से? बाय डिफॉल्ट होता ही है ऐसा. मतलब से दूर होने, एक्चुअली मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ बिटवीन
योर कोर इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स और फिलोसफी की जहां तक बात होती है वर्सेस स्ट्रेटजीज। ओके, मैं अभी भी स्ट्रेटजीज पे फिर भी बहुत टाइम लगाता हूँ उनको रिफाइन करने के लिए, उनको नया करने के लिए। जैसे हमारा जो भी फंड है वो एक रूल बेस्ड फंड है, तो मैं रूल्स रिफाइनमेंट में बहुत टाइम लगाता हूँ, सेक्टर्स की अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम लगाता हूँ टू डिफाइन दोज रूल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट काफी हद तक जो प्रिंसिपल लेवल पे जो चीजें होती हैं वहां पे अब मेरे को कुछ नया इनपुट वैसे भी बहुत कम मिलता है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रीटी मच टेस्टेड अ लॉट ऑफ इट। ओके, द गुड थिंग अबाउट टेस्टिंग इसकी आपके दिमाग में ना सवाल नहीं आता, आपके दिमाग में डाउट नहीं आता कि यार शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे वो डाउट नहीं आता अब, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी चीज आ जाए जो मैंने शायद कभी सुनी ना हो या कभी टेस्ट ना करी हो। बट मोर और लेस आई एम प्रिटी कंफर्टेबल इन दैट जोन वेयर आई नो कि अगर मुझे कोई आके कोई चीज बोलेगा तो उसको कहीं ना कहीं मैंने किसी चीज में टेस्ट किया होगा और मेरे पास उसका जो मैंने फ्रिंज केस की बात करी, मेरे को न्यूएंसेस पता होंगे कि यार ये कब काम करेगा कब नहीं करेगा, और ये भी समझ में आएगा कि यार ये मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। हम ऐसे जो मैं प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ या बिलीफ्स की बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ बिलीफ्स ऐसे होते हैं जो मेरे लिए काम करते हैं, बट उसमें से कुछ बिलीफ्स ऐसे भी हैं जिनको मैं मानता हूँ बट मैं उसको छेड़ता नहीं हूँ क्योंकि वो मेरे पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते या मेरे वर्किंग स्टाइल से मैच नहीं करते। तो बट हाँ, एक पॉइंट के बाद सोर्सेज में बाइफर्केशन आना शुरू हो जाता है। आज मेरे सोर्सेज ज्ञान वाले कम रह जाते हैं, स्ट्रैटेजी वाले ज्यादा रह जाते हैं, एंड इवेंचुअली अगर फिर भी कुछ हो जाता है, जैसे मैं अभी रिसेंटली गोल्ड पे काम कर रहा था काफी कुछ, तो मैंने उसमें काफी वहां पे फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट फिलोसफी लेवल, बट दैट इज very rarely you get to spend that much time on the philosophy part of things. Mostly you're working on the refinements of things with time. Okay. ठीक है. I may have few more questions, but I आगे बढ़ते हैं. I think I may ask few actually questions later also. इसी का एक follow up है जो next part है, जो हमारी कर्म भूमि है, so to speak. जी. अगर मैं इसको देखूं तो ये beliefs के बाद, ये portfolio framework में मैं बाद में आता हूं, but और एक बार वर्कफ्लो पे जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज है और वो मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट बन गई है, तो द कोर थिंग इज टू कॉन्स्टेंटली डू दिस वर्क विच इज द फर्स्ट फनल। यार मैंने क्या पोर्टफोलियो डिसीजन लिया, उसको रिकॉर्ड करना, उसको डायसेक्ट करना। ठीक है, अब रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये है, मेरे पास बिलीफ सिस्टम है, मुझे पता है कि मेरे किस बिलीफ सिस्टम में फिट हो रहा है या किसी स्ट्रैटेजी में फिट हो रहा है, या कहाँ पे ये जो भी थीसिस के रियल में इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये मेरे किस थीसिस में जा रहा है, राइट? तो मैं वो रिकॉर्ड करता हूँ। इट्स नॉट अ वेरी बिग, आई मीन यू कैन डू इट इन एन एक्सेल शीट, एंड यू नो आई टेल एवरीबडी इन ऑलमोस्ट ऑल माय टॉक्स कि अगर आप मेरे सेशन से कभी कुछ ना लें तो सिर्फ एक चीज लीजिए कि अपने पोर्टफोलियो के डिसीजंस को रिकॉर्ड करने की एक हैबिट बना लीजिए। आई थिंक इवन इफ यू डू जस्ट that discipline is going to pay you 5 years down the line, 7 years down the line, you know, and it will help you refine the output in a ways you can't possibly think about it कि कितना हो सकता है। जो जब होएगा ना तब आपको लगेगा अरे यार कमाल हो गया, I could not have thought about it. So मतलब मैं एक चीज सबको बोलता हूँ कि आप कुछ मत करिए, बाकी सबको आप वही ज्ञान समझ के बाहर निकाल दीजिए, बट इसको जरूर इम्प्लीमेंट करिए। दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल डिसीजन इफ यू कैन डू दैट। तो ये हमारा एक ये होता है कि अच्छा हमने सारी जब डायसेक्ट करते हैं तो हम फिर सवाल पूछते हैं कि यार मैंने ये क्यों किया था, या ये मेरे रूल्स थे बट ये रूल्स क्या ठीक थे कि नहीं थे। सो एक वो इफ एंड व्हाट इफ वाला हाइपोथेसिस हम करते हैं। दिस इज हैपनिंग इन रियल मनी इम्प्लीमेंटेशन विच इज वेयर ऑलरेडी द मनी हैज बीन डिप्लॉयड, वेयर द एक्चुअल डिसीजंस हैव बीन टेकन। सो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए, अब जैसे हम करते हैं कि यार बैक टेस्ट में तो 10% पता भी नहीं चलता कहाँ गया। जब पोर्टफोलियो में 10% कुछ ज्यादा है तो आप सवाल पूछते हैं कि अरे यार यहाँ पे क्या कर सकता था मैं, इसमें क्या हो सकता था, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? सो दिस इज रियल लाइफ सिनेरियो। तो यहाँ पे आपके इफ्स एंड व्हाट इफ्स जो होते हैं वो बहुत रेलेवेंट भी होते हैं और आप ट्रू टू योर सेल्फ होके होते हैं क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं काम। ओके, और वहां से कुछ रिफाइनमेंट निकल के आती है। नाउ ये रिफाइनमेंट्स और जो वहाँ न्यू वर्क इन प्रोग्रेस बिलीफ्स हैं, ये जो बीच का डब्बा है ये सबसे छोटा प्रोबेबली बॉक्स होगा इस पूरी इमेज में, बट ये सबसे क्रिटिकल है। क्यों? अगर मैं सारे ज्ञान ले लूं और मैं आपके पोर्टफोलियो के फ्रेमवर्क में इसको नहीं डाल सकता तो फायदा क्या है? इवेंचुअली द होल आइडिया इसकी मेरे पोर्टफोलियो के फ्रेमवर्क में जाना चाहिए। अब पोर्टफोलियो में ना जब चीज जाती है तो मतलब आप 20 स्ट्रैटेजीज अच्छी टेस्ट करके रख सकते हैं, बट आप 20 को अपने पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बना सकते, राइट? या तो वो क्लैश करेंगे आपस में व्हेन दे कम टुगेदर,
या वो एक ही टाइम पे काम करेंगी, एक ही फेज में काम करेंगी, और एक फेज में जब नहीं करेंगी तो वो नहीं करेंगी। तो यू हैव टू बेसिकली से कि यार ये बिलीफ सिस्टम अब मैं कहाँ फिट कर सकता हूँ। ओके, तो जैसे अब मैं सिंपल वैल्यूएशन अगर बात करूं, वैल्यूएशन वाली चीज, तो यार खराब मार्केट में तो सारी चीज वैल्यूएशन जोन में आ ही जाती है ना। उसके लिए आपको कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस चाहिए टू नो? सो यू हैव टू डिजाइन योर portfolio frameworks in such a way that you have something to do in your portfolio is able to take the benefits of the up cycles and also resist the down cycles to some extent. तो ये यहाँ पे आके बहुत जरूरी हो जाता है, and this perhaps would be the most critical and most carefully done thing. और उसके बाद हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्ट्रैटेजी स्टैंड अलोन अच्छा पोर्टफोलियो बन सकती है, तो फिर वहां पे हम उसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करते हैं एज अ स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद समथिंग। तो अगर मेरे एक पोर्टफोलियो के अंदर वो जो मेरा कोर पोर्टफोलियो है अगर उसमें वो नहीं जा रही, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने मोमेंटम पे बहुत काम किया, बहुत, एंड इवेंचुअली वी फिगर्ड आउट समथिंग व्हिच वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये अच्छी स्ट्रैटेजी है, एंड वी हैव डन आवर वर्क, वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट ऑफ इट। बट उसको मैं अपने कोर पोर्टफोलियो में तो कहीं, मेरी इस पूरे फिलोसफी जोन में मोमेंटम का कहीं पे कोई रोल नहीं है। अच्छा, और वो जहां पे भी जाएगा क्लैश करेगा। क्यों? दैट आल्सो हैव टेस्टेड। सो मैं उस पे आता हूँ, मैं अभी ये पॉइंट कंप्लीट करके फिर वहां पे जाता हूँ कि क्यों क्लैश करता है। तो जैसे ही वो हुआ, हमने सोचा कि यार ये इट्स टू गुड टू बी लेफ्ट अलोन and not deploy in the construct of portfolios, and then we end up creating a separate portfolio strategy for it. But we don't do it for everything, not for everything but momentum as a standalone जो हमने strategies पे काम किया, हमने उसको एक अलग portfolio में convert किया। अब मैं आता हूँ आपके उस सवाल पे कि क्यों होता है। बहुत बार कहते हैं, so हमारा जो देखिए फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में 3 कोर पिलर्स माने जाते हैं, राइट? क्वालिटी, वैल्यू एंड ग्रोथ। जी। इनफैक्ट मेरी पीपीटी में जो हमने बीच में एक बार आपने मेरे से पूछा भी था कि वो मल्टी बैगर वाली जो स्टडी थी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, वो उसके अंदर जब आएंगे ना तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि मेरा जो कोर रिलाई करता है वो वैल्यूएशन पे रिलाई करता है। अच्छा। मोमेंटम स्पेसिफिकली व्हेन अ स्टॉक already is in that momentum zone, it tends to challenge your core input that goes into your stocks. Very rarely you will have both of them together. Correct. And hence in this portfolio construct I'm not able to deploy that. समझ गया मैं। Okay, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लाता हूँ। वो और क्लियर हो जाएगा the moment you go into the discussion. We'll see why I'm so मतलब शायद मार्केट में ना मेरे से ज्यादा वैल्यू वाले हैं बहुत, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, बट मैं थोड़ा सा ज्यादा फिनिकी हूँ वैल्यू को लेके। और उसका एक रीजन शायद ये भी है कि 2009 से स्टार्ट करा जब आपने करियर, तो आप वैसे ही थोड़े से कंजर्वेटिव हो जाते हैं जी, व्हेन यू सी दैट काइंड ऑफ मार्केट। बट काफी हद तक वो वर्किंग का आउटपुट है कि यू बर्न हैंड्स मोर ऑफन देन नॉट बिकॉज ऑफ पुअर वैल्यूएशन एक्सरसाइज देन एनीथिंग एल्स। सो ये एक फ्रेमवर्क है जिसपे मैं टाइम लगाता हूँ काफी, और इसी फ्रेमवर्क को फिर हर चीज में जाते हैं, चाहे वो मेरी मल्टीबैगर वाली स्टडी हुई या वो मेरा पोर्टफोलियो जो हमने करंट कंस्ट्रक्ट किया है, सबके अंदर यही एक थॉट प्रोसेस जाता है। ये एक्चुअली लाइफ का फ्रेमवर्क है। आपने बड़े प्यारे से अपने ऑक्यूपेशन में डाल दिया इसको, बट दिस इज एक्चुअली द फ्रेमवर्क वन शुड अडॉप्ट इन एनी डिसीजन मेकिंग इन लाइफ। मे बी मजा आया। मैं अपने बिजनेस में यूज करूंगा इसको, इस फ्रेमवर्क को। सॉरी, आई विल हैव टू बोरो दिस फ्रॉम यू कि हाउ डू आई क्रिएट अ वर्कफ्लो इन द कंपनी विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये मेरा कोर है। अब हम उस दिन बात कर रहे थे तो वो एक 2023 का मेरा एक स्टडी था जो आपने कहा कि अगर आप मैं शेयर करूं तो आपके लिसनर्स के साथ, तो वो मैं अब शेयर कर देता हूं। उसका कोर स्टडी जो था वो 2023 में मैं एक कॉन्फ्रेंस में दिया था मैंने। अगेन मैं ना थोड़ा सा क्या मेजर करूंगा अपने वर्ड्स को यहाँ पे, क्योंकि मल्टी बैगर जो वर्ड है ना ये थोड़ा सा कैची हो जाता है, मगर थोड़ा रिस्की भी हो जाता है। आई वांट टू यूज दिस वर्ड वेरी केयरफुली रादर देन ट्राइंग टू एंटाइज पीपल इनटू समथिंग कॉल्ड मल्टी बैगर एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? तो और ये जो मेरा काम स्टार्ट हुआ था, दिस एक्चुअली ट्रिगर्ड by a very casual conversation. I was having a very casual conversation with a fund manager, very close friend of mine, manages mutual fund schemes of a very large scale. तो वहां पे बात हो रही थी, तो
his style to large extent it's a same principle, but the strategy is very dramatically, तो जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने वो क्वालिटी वैल्यू ग्रोथ जो ट्रिनिटी है, इस ट्रिनिटी पे बात हो रही थी, तो वहां पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया जिससे मुझे लगा कि यार आई शुड गो एंड रीविजिट दिस ट्रिनिटी, कि ये कितना रोल प्ले करते हैं, ये क्वालिटी वैल्यू ग्रोथ सब बोलते तो रहते हैं, बट ये कितना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो आई वांटेड टू मेजर इट, Okay. मतलब I understand it intuitively, I understand it after years of working, I understand quality, I understand value, I understand growth, but I wanted to see कब कैसे क्या, all those questions. तो ये 2022 की बात होगी जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और वहां से मैंने इस पे थोड़ा सा सोचना शुरू किया, और उसके साथ साथ एक फैक्टर्स का जो लोग बात करते हैं कि तो मोमेंट यू से क्वालिटी, राइट, क्वालिटी इज अ क्वालिटेटिव ट्रेट तो है ही एक कंपनी का, राइट, parallelly it's also a factor used by people in quantitative factor investing. So they define quality in a quantitative way by using ROEs and leverage ratios or whatever, but there's a definition of quality. Similarly value, Okay. जब ये factors में हम वैसे value की बात करते हैं तो it's a esoteric concept जिसमें growth और future growth and बहुत सारी narratives भी बीच में घुस जाते हैं, right? In fact अश्वत्थ दामोदरन का जो book है वो data narratives वाला, it's a pretty interesting thing कि how narratives play a role in your valuation exercise, right? मगर value factor is a quantitative exercise, right? So तो मैं उस पर भी क्वेश्चन करना चाहता था, क्योंकि मेरे दिमाग में हमेशा से ये रहा है कि फैक्टर्स को हम लोग ठीक से नहीं सोचते हैं, जिस तरीके से फैक्टर्स को देखना चाहिए उस तरीके से फैक्टर्स को नहीं देखा जाता है. It becomes too mechanical an exercise without giving a leeway to the company profile, and I'll Okay. come to that a bit later. बट ये सब सवाल शुरू हुए, और वो करते 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 वो एक स्टडी में कन्वर्ट हो गया. आई थिंक इट वाज अ 6-7-8 months एक्सरसाइज विच इवेंचुअली और उसको मैंने वो 30-40 मिनट्स में जो उसको देना था. तो वहाँ स्टडी में हुआ क्या, स्टडी में ये हुआ कि विनर्स पढ़ते हैं, पुराने विनर्स पढ़ते हैं. इट्स द सेम थिंग विच एवरीबॉडी डज इवेंचुअली, राइट? आपने भी पढ़े होंगे पास में जाके, चाहे आप अपने मार्क मिनरविनी को पढ़ लीजिए तो वो भी वही कहता है कि मैं पीछे गया, मैंने सारे चार्ट्स देखे एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो एवरीबॉडी डज दैट इंट्यूटिवली सम वे और अनदर, बट दिस वाज मोर ऑफ अ क्वांटिटेटिव एक्सरसाइज. सो आई सेड ओके, लेट्स रीड विनर्स, एंड आई स्टार्टेड सेइंग ओके यार हम मल्टी बैगर ढूंढते हैं कि कितने मल्टी बैगर आए हैं इन द context of Indian markets. Okay. It was a very innocent question. I did not knew that it will become a massive question. तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और मेरे को ये पता था कि यार एवरीबॉडी लव्स अ मल्टीबैगर, राइट? बट मेरे दिमाग में सवाल था कि पहले बात तो ये डिफाइन करूँ कि मल्टीबैगर होता क्या है, क्या ये एक फ्लूक है या इसके पीछे कोई पैटर्न होता है, राइट? और ऐसा क्यों है कि जो गुरु ज्ञान होते हैं वो बहुत वेरी करते हैं, राइट? अगर आप जैसे मैं एक एग्जांपल दूं तो लेट्स से विजय केडिया जी को आप सुनेंगे तो वो बोलेंगे कि यार मैं ROE ROC पे, आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग फ्रॉम, I'm not directly quoting him anywhere. Maybe he never said that, but that's the impression I have in my mind. But he probably would not be caring too much of the return ratios, ROEs and ROCs and so on and so forth. And on the other hand, there will be some people who would be very, very finicky about quality, right? And they'll say, हम quality के अलावा कहीं जाएंगे ही नहीं, right? So on and so forth. So the moment that happens, ये ऐसा क्यों है? ये इतने गुरु ज्ञान variations क्यों हैं? And so on and so forth. तो ये सवाल आया. ये पिछले साल जब मेरा स्टडी पूरा हो गया था तो मैंने एक फन क्वेश्चन भी पूछा अपने ट्विटर अकाउंट पे कि अगर मैं आज तक देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 6,500 कंपनीज इंडिया में ट्रेड हो चुकी हैं, ठीक है? मैं आज की लिस्टिंग की बात नहीं कर रहा, Okay. मैं पिछले 25 साल की बात कर रहा हूँ. इन लास्ट 25 years, so I did this study from actually 20 years but 5 years because I was 5 years CAGR. तो 1998 से अभी तक का स्टडी में देख रहा था, तो मैंने पूछा कि यार इतने टाइम पीरियड में 6,500 से ऊपर कंपनी लिस्ट हुई हैं, ट्रेड हुई हैं, उसमें से ऐसी कितनी कंपनियां होंगी जिन्होंने एक बार अपनी लाइफ में 5 साल के लिए 25% का कह रिटर्न दिया होगा? Okay. ठीक है, ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. Okay. इनफैक्ट अगर आप एक गेस लेना चाहें तो आप भी ले सकते हैं, राइट? सो व्हाट वुड बी योर गेस कि यार 1000 कंपनी? 1000 कंपनी एक बार 5 years? Yeah. मेरे को ये आंसर मिले काफी सारे. Again, all these are friends, so I don't want to. Some of them are friends, some of them, but some of them gave me answer like
10, 1%, 15, 27. एक ने तो only 2 लिखा था, और I think it was a funny answer rather than anything else. But again, actually, I don't want. Again, everybody has their own wisdom. Okay, so I don't want to say anything here. But those were the answers, and this reflects हमारी understanding also of this particular thing, right? Because it's difficult to recall data, and largely your ability to recall is based on how much experience you have. The more experience you have, your answer will be slightly more refined. Yeah. Okay. Now, इसका correct answer क्या है? इसका correct answer है 3077. Wow. And Wow. I just got blown when I did this work. Basically, और ये 3077 जो हैं, ये unique companies हैं. Okay, so I'm not counting one company which has done 5-year CAGR of 25% multiple times. So these are unique companies. So for example, let's say अगर Asian Paints 98 से 2003 का 5-year 25% था, और फिर 99 से further 2004 भी था, तो मैंने उसको दोबारा काउंट नहीं किया. Of course. So 47% of the companies have given at least once in their lifetime a return of 25% CAGR. तो अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो हो गया यूनिक कंपनीज. अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक कंपनी में एक बार इन्वेस्ट किया तो मैं दोबारा नहीं कर सकता. सो नाउ लेट मी सी टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज. तो अगर वो जो मैंने आपको पुराना एग्जांपल दिया, उसमें मैं अब नाउ उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी मान रहा हूँ ऑफ अ 5-year CAGR. अगर मैं सिर्फ यूनिक अपॉर्चुनिटीज देखूं, द नंबर इज अराउंड 12,444. Oh my God, there are companies which are given 3 times, 4 times also, huh? No, this is a cycle of multiple 5-year 25% CAGR. Amazing, huh? Amazing. Now this is a huge number. I mean, if you just, and this is by the way till 2018, because जब मैंने 2023 में स्टडी करी, तो 5 साल तो मेरे को 2018 से चाहिए थे for getting a 25% CAGR return. तो 2018. This converts to approximately 622 companies every year, average. Okay, और हम लोग 5-10 के पीछे रोते रहते हैं कि यार 5 कंपनियां मिल जाएं जो 25% CAGR देते हैं, and so on and so forth, right? So now this was obviously a mind-boggling first level data for me. यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी कंपनीज, और हम लोग फिर भी स्ट्रगल करते हैं. Why is that the case? And just getting this should not become a base for saying कि यार अगर आपका नहीं हो रहा तो आप कुछ बहुत ही गलत कर रहे हैं. ऐसा नहीं है, इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया कि यार हम क्या, ऐसा क्यों है कि इतने सारे लोग क्यूमुलेटिवली 25% CAGR नहीं कर सकते. ओके, सो ये एक सवाल था दिमाग में. एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाद में आऊंगा उस चीज पे, बट मैं ये एक कोट था मेरे दिमाग में कि यार ये हमको ये, इट्स अ वेरी फेमस कोट बाय मार्क ट्वेन, राइट? इट सेज इट एंट व्हाट यू डोंट नो दैट गेट्स यू इन ट्रबल, इट्स व्हाट यू नो फॉर श्योर दैट एंट सो. राइट? तो हम लोगों को ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे इन्वेस्टिंग के अंदर कि हम लोगों को लगता है कि हमें पता है. ठीक है, और वहां पे फिर हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है. तो मेरे को जब ये नंबर आया तो मेरे को नहीं पता था कि क्या हो सकता है, और मैं यहाँ जानना चाहता था कि व्हाट आई डोंट नो अबाउट दिस होल थिंग. अच्छा, अब जैसे ये क्वेश्चन आया तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आई कि क्या क्या ड्राइव करता है. राइट? अगेन वही सेम चीजें कि क्वालिटी होती है. अब क्वालिटी डिफाइन करा तो हमने ग्रोथ की बात करी, ग्रोथ और ग्रोथ की क्वालिटी की बात करी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, उस प्रॉफिटेबिलिटी की क्वालिटी की बात करी. राइट? फिर क्वालिटी के अंदर हम फाइनेंशियल्स की क्वालिटी की बात करते हैं, जहां पे शेनानिगन्स की बात आई. तो आर द कंपनीज नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ शेनानिगन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फिर हमने वैल्यूएशंस पे सोचा, टर्न अराउंड पे सोचा. हमने ये सोचा कि टर्न अराउंड के केस में कुछ स्पेसिफिक चीज होती है क्या, मार्केट कैप सेंट्रिक तो नहीं होता ये फिनोमिना कि स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में है. राइट? व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन सच अ ब्रॉड स्टडी, देयर आर लॉट ऑफ एंगल्स टू कवर. करेक्ट. ओके, तो जैसे ही ये सवाल हुआ, अल्टीमेटली वन वेरी फेमस थिंग इज कि यार हम नहीं जानते, तो वी ओनली ट्रस्ट इन गॉड, रेस्ट एवरीबॉडी शुड ब्रिंग डेटा. राइट? तो वहां पे हमारा स्टार्ट हुआ. एंड दिस एक्सरसाइज आई स्टार्टेड बाय फर्स्ट डूइंग द बेसिक डेफिनेशन कि यार ये मल्टीबैगर क्या होता है. राइट? ये मल्टीबैगर 25% CAGR, ये 25% का एक रैंडम नंबर है. राइट? मैंने कोई वो नहीं था मेरे दिमाग में, मैंने 25% रैंडमली चूज किया. दैट डज नॉट मीन कि ये 25% पे ही ये नंबर जो है 25% वाले हैं. इसमें बहुत सारे हैं जो 50, 60, 70% CAGR वाले भी हैं इन 5-year साइकिल.
ओके, सो अब थोड़ा सा नंबर्स देखते हैं। 25 साल के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम 1998 टोटल लिस्टेड कंपनी हमारी थी 6584। ओके। ओके, मेरा सोर्स ऑफ डेटा मोस्टली जो इंडिया में डेटाबेसेस अवेलेबल है या कैपिटलाइन होता है या इस इक्विटी होता है, तो वही मेरा सोर्स ऑफ डेटा है। हाँ, मैं अपने डेटा को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, तो कोई गलती हो तो आई एम प्रीटी श्योर समबडी विल पॉइंट आउट, बट आई एम फेयरली कंफर्टेबल विद दीज नंबर्स। कुछ एक दो चीजें मिस हो सकती हैं हेयर एंड देयर, बिकॉज कई बार कुछ नंबर्स अवेलेबल नहीं होते, स्पेशली उन कंपनीज के जो डीलिस्ट हुई बट उनका डेटा भी साथ में चला गया टाइम। सही बात है। बहुतों के नहीं, बहुतों के हमारे पास डेटा है बिकॉज हम बहुत टाइम से मेंटेन कर रहे हैं, बट गिनी चुनी कुछ कंपनीज होंगी जो शायद इसमें नहीं कवर होंगी। ओके, बट दैट हार्डली इम्पैक्ट्स द स्टडी का होल थिंग। ओके, तो हमने डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद मैं ये देखना चाहता था कि ये जो नंबर है ये कोई टाइम फ्रेम बाउंड तो नहीं है, ठीक है। तो इसका पीछे मेरा एक दिमाग में एक स्टडी थी जो मैंने बहुत पहले करी थी म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को लेके। तो हम लोग हमेशा जब भी म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि यार मार्केट में 12, 13, 14, 15% इक्विटी रिटर्न मिलता है इन द लॉन्ग रन। वो कोई 12 बोलता है, कोई 15 बोलता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम फ्रेम ही इज चूजिंग टू मेजर दोज रिटर्न्स। द लॉन्गर टाइम फ्रेम यू चूज, द रिटर्न इज अराउंड 12%, विच इज द मोस्ट कोटेड रिटर्न की इक्विटी से 12% आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए व्हेन यू आर डूइंग अ पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑफ सम सॉर्ट। बरोबर। ओके, तो बट अगर आप इसको बाइफरकेट कर दें, 20 साल को अगर आप बाइफरकेट कर दें, तो जो 10 साल के रिटर्न्स हैं उसमें काफी वेरिएशन है। वो 10 साल जो हमारे इकोनॉमी के जो स्टार्टिंग के 10 साल थे और जो नेक्स्ट के 10 साल थे, उसमें म्यूचुअल फंड रिटर्न्स में काफी डिफरेंस आ जाता है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि यार ये जो मैंने स्टडी करी है और जो नंबर आया, ये नंबर ऐसा तो नहीं है कि अच्छा यार ये 98 में हमारे पास इतने सारे थे मल्टी बैगर्स, तो और छोटी कंपनीज थी तो मल्टी बैगर बनती गई और विद टाइम वो खत्म होते गया। सो इट शुड नॉट हैव अ डिक्लाइनिंग कर्व लाइक दिस इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज और नंबर ऑफ कंपनीज। ओके, तो मैंने उसको सबसे पहला प्लॉट किया विच वाज दिस। तो अगर मैं, अब ऑब्वियसली देयर इज अ सिक्लिकलिटी, ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि विद द मार्केट साइकिल्स यू विल हैव सम सिक्लिकलिटी इन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू आर गोइंग टू गेट। ओके, और आप 2003 का जैसे नंबर देखेंगे तो आप नियर अबाउट 1500 कंपनीज स्टार्टिंग फ्रॉम 2003 5 ईयर साइकिल गेट 25% कैकर। और हम 2003 की मार्केट जिन्होंने पढ़ी है या देखी है वो जानते हैं कि वो कैसा एक टाइम था इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कि 2003 से। तो इट्स नॉट अ सरप्राइजिंग नंबर फॉर मी कि 1400-1500 कंपनीज ने ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आई मीन उस समय तो बोलते थे कि आप डार्ट भी फेंक के अगर कंपनी पिक करेंगे तो मोस्ट लाइकली एक विनर मिल जाएगा आपको, राइट। सो रैंडम पोर्टफोलियो वुड हैव डन वेल। सो ये 2003 का नंबर है। और जहां पे नंबर कम है, जैसे 2008 का नंबर अगर कम है, तो वो भी कम नहीं है एक्चुअली में देखा जाए। दिस नंबर इज अराउंड 160, 170। इट इज स्टिल नॉट अ स्मॉल नंबर, इट्स स्मॉल इन कंपैरिजन टू द टाइम फ्रेम्स। ओके, बट वी हैव हैड अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट एवरी ईयर गोइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम 2018। तो ये मेरे लिए एक ऑब्वियसली एक हार्टनिंग स्टैटिस्टिक था कि अच्छा हाँ यार, ऐसा नहीं है कि ये बहुत पहले की बात है, अभी भी होता है। ओके, सही है। अब इसका पर्पस क्या है, हमारी एक्सरसाइज का एक बार पर्पस को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पर्पस ये है कि इसको कहीं पे यूज करना है मुझे, राइट। तो अगर ये किसी कन्वर्जन में नहीं निकल के आया तो ये सब फालतू का ज्ञान है, नंबर्स है, मेरे को वो नंबर्स का कोई यूज नहीं है। तो मेरे को उसमें कन्वर्ट करना है कि अच्छा यार इस चीज को मैं कैसे एक्शनेबल तक ले जाऊं। अब एक्शनेबल तक ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना यूनिवर्स देखना पड़ता है और इस यूनिवर्स को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इस यूनिवर्स को ब्रेक डाउन किया ये देखने के लिए कि ये जो यूनिक मल्टी बैगर्स हैं ये मार्केट कैप किस मार्केट कैप ग्रुप में आते हैं, राइट। तो अब इसमें मैं देखता हूं तो ये 49.83% तो 0 to 50 में ही आ गए। ये 0 to 50 करोड़ का नंबर है, ठीक है। नाउ टू सम दिस विल नॉट बी सरप्राइजिंग कि ये सबसे छोटी कंपनीज में सबसे ज्यादा क्या अगर 5 ईयर का आ रहा है। आई वाज स्लाइटली सरप्राइज्ड विद द क्वांटम, नॉट दैट इट वाज द लार्जेस्ट सेगमेंट, बट स्लाइटली एट द क्वांटम कि यार आधी से ज्यादा 50 तो नियर अबाउट हाफ were coming from this such a, and this was a very disheartening thing for me कि यार मैं 0 to 50 में तो मैं इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, राइट। 50 to 100 में भी नहीं कर सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। इनफैक्ट अगर मैं नेक्स्ट वाले में भी जाऊं उसमें भी बहुत मुश्किल है। तो ये जो पहला 3 ये जो यहाँ पे आ रहे हैं इनमें इन्वेस्ट कैसे करूं, और बहुत डिसहार्टनिंग लगा कि यार ये क्या हो गया। तो फिर मैंने ऑब्वियसली पहले तो राइट साइड से स्टार्ट किया कि यार पहले एक काम करते हैं, बड़ी कंपनीज देख लेते हैं, छोटी सी हैं, लेट्स स्टडी दोस कंपनीज एंड सी कि उनमें ऐसा क्या था। ओके, सो बट उससे पहले
मैं थोड़ी सी और क्लीनिंग करना चाहता था डेटा की, और उसका एक रीजन था। जैसे ही मैंने जब ये लिस्ट मेरे सामने आई तो कुछ नाम आए, मैंने जाके उनके चार्ट्स देखे, और कईयों के चार्ट्स ना ऐसे थे, ये इस तरीके के, ठीक है। ये वीकली चार्ट है बाय द वे, जस्ट टू क्लैरिफाई, दिस इज नॉट अ डेली चार्ट, दिस इज अ वीकली चार्ट, ठीक है। और ये कंपनी ऐसी है जिसका 25% कैगर तो दिख रहा है, बट ये 25% कैगर आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, राइट। सिमिलरली ये देखिए, ये वाली ऐसी भी कंपनी थी, राइट। सो ये इतने वीक्स में तो पता नहीं क्या हो जाए इन टर्म्स ऑफ, सो दीज आर स्टैटिस्टिकली करेक्ट बट एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल नहीं, नॉन प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो इनको अपॉर्चुनिटी बोलना या इनको पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज बोलना इज अ स्टुपिडिटी। तो मैं इनको हटाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं इनको और फर्दर क्लीन करना चाहता हूँ। तो मैंने ऐसी सारी कंपनीज हटा दी जिनके अंदर इतनी वॉलेटिलिटी थी। ओके, सो आई स्टार्टेड रिमूविंग जंक। मैंने वो कंपनीज हटा दी जो ट्रेडिंग, जिनमें कंसिस्टेंटली नहीं होती थी। अगर आप Okay. पुराना डेटा देखें तो बहुत सारी कंपनीज में गैप्स होते थे बिटवीन द ट्रेडिंग डेज, तो वो नहीं था। कंपनीज के बहुत क्रेजी वोलेटाइल जिनके भी रिटर्न्स थे, तो बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न्स एज वेल एज नंबर ऑफ डेज ऑफ सर्किट्स, बहुत सारे फिल्टर मैकेनिज्म्स निकाल के हमने वो जंक को निकाला। और ये जब जंक निकाला तो तकरीबन 900 कंपनियां जंक में से निकल गई। ओके, तो मैंने सोचा कि अच्छे 900 कंपनियां जो हैं ये प्रिटी मच ये उस सेगमेंट की होंगी, उस 0 to 500 0 to 50 वाला सेगमेंट। एंड व्हेन आई डिड द नंबर बैक आई गॉट दिस अगेन। सो ऐसा नहीं था, द रीजन आई एम सेइंग दिस इज, ऐसा नहीं था कि 0 to 50 में ही सारा जंक भरा हुआ था। वो जंक जो था प्रिटी मच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, थोड़ा सा ज्यादा होएगा ऑब्वियसली, वो नंबर 49 से 47 चला गया, ये वाला नंबर, बट जंक सब में था और सबसे कम हुआ थोड़ा थोड़ा करके जी। बिल्कुल लार्ज में नहीं था, बट ठीक है, जंक निकाला तो ऐसा नहीं हुआ कि ये नंबर कुछ ज्यादा स्क्यू हो गया हो ऑन द लेसर साइड। सो दिस जी। स्टिल रिमेन प्रिटी मच अराउंड 50, 60, 62% इन 0 to 100 crore मार्केट कैप। ओके, तो अब ये दो एक्सट्रीम पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम, तो अगेन मैं बार बार याद दिलाऊंगा हमारा पर्पस क्या है। पर्पस है कि इससे कुछ एक्शनेबल निकालना है, जी। राइट। तो जैसे ये लेफ्ट साइड की कंपनीज की बात करते हैं, ओके, ये जो ग्रेटर देन 50,000 करोड़, तो मैंने लिस्ट निकाली है, इतनी सी लिस्ट थी, सारे नाम पर सब पता होंगे, सब, कोई ऐसा नाम यहाँ पे सरप्राइज नहीं है। ओके, तो मेरे दिमाग में पहला सवाल यह है कि यार अच्छा, ये कंपनी वो है जो मल्टीबैगर बनी जिन्होंने 5 साल में 25% कैगर दिया, 50,000 करोड़ की मार्केट कैप जब थी इनकी ऑलरेडी, उसके बाद भी। ओके, तो क्या इन्होंने 50,000 के बाद ही दिया या उससे पहले भी ये मल्टीबैगर्स थे, राइट। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि अगर सब पहले से ही मल्टीबैगर थे तो ये एरिया बेशक दिखा रहा है कि ये मल्टीबैगर्स हैं, बट मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि ये तो पहले ही, ये पिछले बकेट से निकल के इस बकेट में आया। तो अगर मैं पिछली बकेट पे फोकस कर रहा होता तो भी मेरे पास ये कंपनीज आती, तो ऐसा नहीं है कि ये इग्नोर हो जाती। आई होप आई एम पुटिंग अक्रॉस द मैसेज क्लियरली। तो जब मैंने देखा कि अच्छा, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो 50,000 करोड़ के बाद ही मल्टीबैगर बनी, ओके, तो आंसर आया ओह, ओके। not a single company of these became a multi, now in the context of 5-year 25 कैगर, ये मल्टीबैगर टर्म मैं यूज कर रहा हूं, बट हमारा डेफिनेशन याद रखिएगा। ये कंपनीज ऐसा नहीं है कि 50,000 के होने के बाद ही इन्होंने 5-year 25% कैगर दिए, उससे पहले भी दिए। तो उससे पहले भी दिए, तो अगर मैं 50,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनीज को नहीं भी देख रहा तो ये सारी कंपनियां पहले भी मेरे उसमें आई होंगी। आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग फ्रॉम द पूल इफ आई इग्नोर दैट पूल कंप्लीटली। आई होप दैट मेक सेंस। ट्रू। ओके, फिर मैंने कहा चलो ठीक है, एक बकेट शॉर्ट हुआ, एक बकेट पीछे चलते हैं। तो फिर हम गए वो 10,000 से 50,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनीज। ये सारे वो नाम थे जो 10,000 से 50,000 करोड़ के अंदर इन्होंने, अब इसमें कुछ रेपिटेशन भी होंगे, जैसे एचडीएफसी बैंक रेपिटेशन है, बजाज फाइनेंस रेपिटेशन है, तो ये वही है क्योंकि ये सारे वही हैं जो पहले भी थे, बाद में भी हुए। तो इसमें कुछ रेपिटेशन है, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर से मैंने वही सवाल पूछा कि यार ऐसी कौन सी कंपनीज थी जो 10,000 के बाद ही जिन्होंने 25% क्या कर दिया, उससे पहले कभी नहीं दिया। इसका भी क्रॉस होगा। सरप्राइजिंगली इसका क्रॉस नहीं था। इसमें दो, इसमें क्वांटिटेटिवली 2 आंसर निकल के आए। अच्छा, जो क्वांटिटेटिवली 2,
बट एक्चुअल में एक। हाँ, और उसका रीजन भी मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो जब मैंने ये देखा तो एक बड़ा सरप्राइजिंग आंसर था रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओह, एंड द मोमेंट आई सॉ दिस इन द डेटा आई सेड ये कैसे हो सकता है। आई एम प्रिटी श्योर कि रिलायंस वाज अ 5 ईयर 25% कैगर मच बिफोर इट वाज अ 10,000 करोड़ कंपनी। तो जब मैंने जाके ड्रॉपिस चेक किया तो मैंने देखा कि यार वो कंपनी, बिकॉज मैंने 98 से डेटा लिया था, रिलायंस वाज ऑलरेडी अ 10,000 प्लस करोड़ मार्केट कैप। उससे पहले एक बार वो 11,000 करोड़ करके आ चुकी थी। क्योंकि वो मेरे डेटा का स्टार्टिंग ही वहां से हो रहा था, वो पीछे का मिस हो गया रिलायंस का। अदरवाइज रिलायंस नहीं आती। अगर मैं 98 से या 95 90 से लेता डेटा तो रिलायंस भी नहीं आती उस लिस्ट में। तो सिर्फ एक कंपनी बची विच वॉज मारुति सुजुकी। मारुति वॉज द ओनली कंपनी विच gave its first 5-year 25% CAGR after it became a 10,000 crore market cap company. ओके, तो फिर एक और अच्छी बात मिली कि यार फिर तो ये भी हम इग्नोर कर सकते हैं, ये बकेट भी, मतलब सारे की सारी कंपनीज तो पहले से ही। सो मेरे को एक ये मिला कि अच्छा 10,000 करोड़ से नीचे वाला जो स्पेस है, ओके, दैट शुड बी माय एंड पॉइंट करेक्ट, ऑफ माय मार्केट कैप, which was my first takeaway. If I have to do a first implementable takeaway, is Correct. that क्या मेरा एक टॉप डिफाइन हो गया कि मैं 10,000 से ऊपर देखने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो जो कंपनीज मल्टीबैगर बन रही हैं वो मेरे ऑलरेडी आज के नीचे वाली लिस्ट में है, जो आगे जाके मल्टीबैगर बनेंगी या बड़ी कंपनीज बनेंगी। तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? दैट्स द थॉट हियर। आई होप दैट इज क्लियर, राइट? Yep. व्हाई आई एम डूइंग दिस। अब जब ये दूसरा वाला गया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चनिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि वहां से आप देख रहे थे कि कौन सी पहले से ही आ रही है लोअर मार्केट कैप से। जब आप उल्टा शुरू करेंगे तो आपका सवाल भी उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि यार ऐसी कौन सी कंपनीज हैं जो 0 to 50 में तो थी पर 50 to 100 तक पहुंची नहीं। कितनी, हाउ मेनी कंपनीज वर देयर हु इवेंचुअली नेवर मेड टू 0 to 50 फ्रॉम द नेक्स्ट, नेवर मूव फॉरवर्ड। तो हमने जब ये देखा तो यार परसेंटेज ऑफ कंपनीज ड्रॉप्ड वो 20%, तो प्रीटी मच 80% कंपनीज मूव्ड। बट मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया कि मैंने कहा 0 to 50 और 0 to 100 के लिए हमारे लिए प्रैक्टिकली सेम चीज है। तो लेट मी लुक एट 0 to 100। द मोमेंट आई डू 0 to 100, 1/3 of the companies that don't even go any further, My God. वो वहीं पे बनेंगी, वहीं पे खत्म हो जाएंगी। और बाय द वे ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने एक ही बार, मतलब एटलीस्ट वन टाइम 5 ईयर का जर्नी दिया है। बरोबर है। तो ऐसी बहुत कंपनीज होंगी जिन्होंने एक कुछ हुआ, कोई एक इवेंट हुआ, कोई एक मैनेजमेंट एक्शन हुआ, कोई एक ऑपरेटर ने कोई गेम खेली, व्हाटएवर समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से उसने 5 ईयर 25% कैगर दिया, पर उसके बाद वो खत्म हो गई। एंड दिस इज अ हाई फेलियर रेट, राइट? एट 1/3 ऑफ द। तो द मोमेंट आई सी दिस काइंड ऑफ फेलियर रेट अगेन गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि अच्छा दो चीजें हैं, एक तो यहाँ फेलियर रेट ज्यादा है और जो ढंग की कंपनीज थी वो आगे भी जा रही है। तो I can pretty much ignore this 0 to 100 and still get a lot of good companies eventually, which will become my multi-bagger. तो मेरा एक वहां से वो मार्केट कैप का थ्रेशोल्ड का लर्निंग नीचे से भी आना शुरू हुआ। तो आई शुड नॉट गेट इट सर्टेन कि सारे 0 to 50 या 50 to 100 में है। A large chunk of them are gonna come, 2/3 are gonna come in that bucket where they will still become multi-baggers. Sure. ओके तो अब ये बच गया, ये बीच वाला जो एरिया ऑफ फोकस बन गया हमारा। हमने कहा चलो इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं, सिर्फ इसमें फोकस करते हैं। ये 100 से 10,000 के जो मार्केट कैप का विंडो है उसमें अगर हम फोकस करें तो हम कुछ पैटर्न निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ओके अब जब पैटर्न की बात आती है ना, तो पैटर्न में आपको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। तो एक ब्रॉड लेवल स्टडी अलग चीज है, एक पैटर्न निकालने के लिए आपको थोड़ा और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। सो आई सेड ओके लेट्स डू वन मोर थिंग, लेट्स रिमूव द लकी कंपनीज फ्रॉम हियर। Now, how am I deciding lucky companies? Is very simply those companies which जो कभी किसी रीजन से एक 5 साल का 25% का कैगर दे गई, हाँ, या एक बार दे गई या 2 बार दे गई। हाँ, तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे फोकस करता हूँ जो जिनके अंदर ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट था। हाँ, तो आई फिल्टर्ड आउट ऑल दोस कंपनीज which at least 5 times have not given this 5 year 25% कैगर, okay, एटलीस्ट 5 टाइम्स, राइट? तो Okay. अब मैं सिर्फ उन्हीं कंपनीज पे फोकस करूंगा जिन्होंने लाइफ टाइम में कम से कम नहीं तो 5 बार ये जर्नी ली है। और द मोमेंट आई गो देयर द नंबर स्टार्ट्स टू स्क्यू टुवर्ड्स दिस साइड, यू विल सी। okay, ओके सो okay, एक और वो कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये वाला जो एरिया है
इसके अंदर वो नंबर्स, वो कॉन्सेंट्रेशन है उन कंपनीज का जो, आई एम सॉरी, आई थिंक आई प्रेस्ड अ बटन और समथिंग, ओके, एनीवेज, सो ये है, राइट? सो व्हेन आई लुक एट दिस, एंड दिस इज अराउंड 290 अपॉर्चुनिटीज अ ईयर, सो ऐसा नहीं है कि नंबर कम हुए हैं, राइट? सो दिस इज अ लॉट ऑफ स्टफ। अब मेरा जो स्टडी का फोकस था वो ये हो गया कि इनमें, इन कंपनीज में जो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंटली 25% कैगर दे रही हैं, ठीक ठाक मार्केट कैप स्पेस में है, जो माइक्रो कैप खेलते हैं वो भी देख सकते हैं, जो मिड टू लार्ज देखते हैं वो भी देख सकते हैं, सॉरी मिड का थोड़ा सा अपर एंड देखते हैं वो भी देख सकते हैं, ये एक मार्केट कैप है। अब इसमें पैटर्न ढूंढते हैं, क्या इसमें कोई पैटर्न है? ठीक है, तो हमने पैटर्न्स के लिए, एंड दिस इज वेयर द मैसिव एक्सरसाइज, एक्चुअल द मेजर मैसिव एक्सरसाइज स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, बिकॉज अभी तक जो था वो एक ब्रॉड लेवल डेटा पे हो सकता था, अब मुझे अगर पैटर्न ढूंढने तो मुझे कंपनी लेवल डेटा चाहिए। सो वी gathered the entire fundamentals, and by the way I had to get fundamentals even 5 years further, because 98 पे अगर मैं कोई कंपनी देख रहा हूँ तो मुझे उसका 5 साल 7 साल पहले के फंडामेंटल्स भी चाहिए टू डू सम काइंड ऑफ अ रिफाइनमेंट इन द स्टडी। तो हमने ये फाइनेंशियल्स इकट्ठे किए, हमारे कुछ इंटरनल क्लासिफिकेशन हम करते हैं जो हम फंड में भी यूज करते हैं, जो हम फंडामेंटल डेटा को, सो वी रैंक द कंपनी फंडामेंटली, वी हैव अ रैंकिंग कैटेगरी वेयर वी डिफाइन अ कंपनी एज गुड बैड अगली, वो मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ, बट प्रीटी मच ये फैक्टर्स जाते हैं उसमें, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लोज, कन्वर्जन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट? फिर एक वैल्यूएशन आ गया, ग्रोथ आ गया, तो ये सब हमने बैठ के कंप्यूट किया अक्रॉस ऑल द टाइम फ्रेम्स फॉर ऑल द कंपनीज विच वर पार्ट ऑफ आवर स्टडी, ओके। मगर ये भी मेरे लिए जरूरी नहीं था, मेरे को एक और काम करना था, क्योंकि मल्टी बैगर सिर्फ सर्च, सिर्फ एंट्री करने से नहीं मिलता, बैठने से मिलता है, राइट? आपको 5 साल बैठना है तब 25% कैगर मिल रहा है। तो मेरे को इस पूरी स्टडी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। एक कंपनी की जर्नी को, अगर मैं किसी एक कंपनी की जर्नी देख रहा हूँ 5 साल की, तो मुझे उसके स्टार्टिंग पैरामीटर्स भी देखने हैं, मुझे उसके एंडिंग पैरामीटर्स भी देखने हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वो एंड हुई, और उसकी जर्नी को भी देखना है, तभी मैं कुछ पैटर्न निकाल सकता हूँ। नहीं तो मैं ये देख लूंगा, अच्छा यार ये फिल्टर लगा लो तो एक मल्टी बैगर मिल जाता है, वैसा होता नहीं है, यू हैव टू राइट थ्रू द एंटायर जर्नी। करेक्ट करेक्ट। So I wanted to apply this in 3 phases: the start of the journey, the during part of the journey, and the end part of the journey. And from there I wanted to take कि इसमें क्या निकल के आता है। लवली। ब्रह्मा विष्णु महेश। स्टार्ट। बहुत ज्यादा हैवी होने लगे, अगर आपको लगे कि यार ये क्या जा रहे हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा। नहीं आप चलते रहिए। देखिए हर समय सिंपल लर्निंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल भी होनी चाहिए, तभी आप जागते भी हैं कि अरे वाओ दिस इज इंटरेस्टिंग। और आप समय का एकदम भी चिंता मत कीजिएगा, देखिएगा मत कितना। हाँ, वही मैं दिमाग में वही था कि अगर कुछ ज्यादा लंबा होता मुझे नहीं आप चलते रहिए। चलिए, हमारे यहाँ सीरियस लर्नर्स है तो कम भी होंगे तो चलेगा, लास्ट तक देखेंगे। Yeah, sure. For me right now, you are the audience, so I'm just explaining this to you as a friend. Absolutely. All right. So, तो जब हमने ये काम शुरू किया और हमने हमारे जो विनर्स थे, ये जो 5 बार कॉन्टिन्यूसली कैगर क्रिएट करने वाले जो विनर्स थे, उनको जब हमने फंडामेंटल कैटेगरी में बांटा, तो एक ऐसी चीज निकल के आई जो मेरे को एक जोल्ट था मेरे लिए, राइट? विच वॉज दिस, कि उन सारों में से 75% were being categorized as fundamental crap. Oh and my God. This I'm talking about the starting journey of the companies. अच्छा. Okay, and fundamental crap, huh? So मैं सोचा यार हम लोग इतना fundamental करते हैं, there's an entire, cult of investing which is focused on fundamentals for sure, right? I am one of them. So ये कैसे हो सकता है? What is the catch here? राइट, ये फंडामेंटल क्रैप क्यों आ रहे हैं? और ये जो हमने कैटेगराइजेशन करी है, ये आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हैं और बहुत रिलायबल हैं। तो मुझे कोई ऐसा नहीं है कि जो मैं जहाँ पे फंडामेंटल गुड बोल रहा हूँ उसमें खराब कंपनी आ रही है या क्रैप में अच्छी कंपनी जा रही है, ऐसा नहीं होता। हमने बहुत रिफाइन किया हुआ है इसको। तो जब मैंने ये देखा तो मेरे को बहुत बड़ा एक शॉक लगा कि ये कैसे हो सकता है। एंड आई वेंट फर्दर 1 लेवल डाउन कि अच्छा यार ये ठीक है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि ये सही है। Let me break this down at a market cap level again. Okay? और जब मैंने वो किया तो मुझे थोड़ी सी सैनिटी आई। मेरे पास एक ये डेटा आया। अब इस डेटा को थोड़ा सा टाइम लेके समझते हैं। इसमें ये फंडामेंटल क्रैप है। फंडामेंटल क्रैप इज हाईएस्ट फॉर 0 to 50, 50 to 100,
and it constantly keeps on going down as and when the market cap keeps on going up. Makes sense. ओके सो यहाँ पे बेसिकली आपका टेक अवे क्या है कि जो बहुत छोटी कंपनीज है वहां पे हिस्टोरिकल फंडामेंटल्स जिसके बेस पे आप कैटेगराइजेशन कर रहे हैं स्टार्टिंग में जर्नी में, वहां पे उसके फंडामेंटल्स कोई रोल प्ले नहीं कर रहे. ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. छोटी कंपनी है, यू नो जब कंपनियां बहुत छोटी होती हैं अपने खर्चे भी सब डल जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, मार्जिन भी थोड़े से सेक्रीफाइस होते हैं. ओनली व्हेन कंपनी स्टार्ट बिकम बिगर एंड कम्स इन द आईज ऑफ पब्लिक इट स्टार्ट्स टू क्लीन अप अ बिट. नॉट एवरीबडी बट लार्ज चंक. ये भी हो सकता है कि कंपनी बड़ी, हमने देखा था कि बहुत सारी कंपनी तो ड्रॉप आउट ही हो जाती हैं. जो कंपनी आगे जा रही है उनकी मार्केट अपॉर्चुनिटी उनके लिए अच्छी होती जा रही है. जैसे जैसे अच्छी होती जा रही है राइट, उनके फंडामेंटल्स इंप्रूव होने लगते हैं, उनके रिटर्न क्रिएट करने की जो इंक्रीमेंटल आरओआईसी हम बोलते हैं वो इंप्रूव होने लगते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो इकोनॉमिक रीजन थोड़े से थे जो समझ आए, बट ये डेटा से निकल के आया कि the further we go in the market cap, okay, the role of fundamental starts to improve. Yeah. ठीक है, तो आप अगर आपका वो 0 to 50 और 50 to 100 वाला जोन है ही नहीं तो आप फंडामेंटल को इग्नोर नहीं कर सकते. पहले स्लाइड से ऐसा आया था कि फंडामेंटल को तो आप इग्नोर ही कर दो. अगर 75% कंपनीज हैं ठीक है और वो नहीं कर रही हैं तो फिर फायदा क्या है, राइट? एंड द लार्जर यू गो द मोर अट्रैक्टिव द नंबर बिकम्स. वो पुनीत भाई, ये मैनेजेबल का डेफिनेशन क्या है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. मैनेजेबल और रॉकस्टार में वो जो टावर है वो सेम? नहीं वो टावर तो सिर्फ परसेंटेज डिफाइन कर रहा है आपकी, राइट? कि जो अगर आप 50,000 से ऊपर वाली कंपनीज देखें तो 25 या 30% जो है वो फंडामेंटली मैनेजेबल कंपनीज थी और 35 to 40% फंडामेंटली रॉकस्टार कंपनीज थी. ये तो ये डिफाइन कर रहा है. ओके. ये जो कैटेगराइजेशन आप देख रहे हैं ये हम फंडामेंटल, बहुत सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स को लेके हमने एक स्केल बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम कंपनीज को डिवाइड करते हैं. ठीक है. इसको हमने फिर वैलिडेट भी किया है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा तो आपको शायद और क्लैरिटी आएगी इसमें. ठीक है, ठीक. बट यहाँ से मुझे ये क्लियर हुआ कि अच्छा यार फंडामेंटल इतना रोल प्ले नहीं करता अगर मैं बहुत छोटे स्पेस में खेल रहा हूँ. अब इसको थोड़ा रिलेट करते हैं. मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि यार ये गुरु ज्ञान इतना वेरी क्यों करता है. It could be because of this, right? Some people who are, let's say, large fund manager, when he is talking about quality, he is actually saying right because in his zone, the quality matters, the fundamental matters. And when somebody like, let's say, Acadia ji is saying कि नहीं यार इतना ज़्यादा मैं value नहीं करता, maybe his domain of playing is that smaller companies where he is looking at something else and not the existing fundamentals of the companies. Okay, it starts to bring some sanity to what you listen to, and both are right in their own. I mean, again, I'm speculating on KDRGs or hypothetical fund manager, but ऐसा बहुत जगह होता है. If not KDRG, somebody else would have said something very similar, somebody very popular, right? So, तो ये होता है और इसके पीछे जो का रीजन तो आपको लगता है कि हाँ यार वो भी सही है, and so on so forth. Okay, अब हमने यही काम जो फंडामेंटल के लिए किया, हमने इसको अपने वैल्यूएशन के लिए किया. अब वैल्यूएशन के अंदर भी हम सेम काम करते हैं. हमारा वैल्यूएशन को डिफाइन करने का एक तरीका है. ओके. यहाँ पे मैं आपको एक कैविएट डाल देता हूँ कि हम वैल्यूएशन को फैक्टर इन्वेस्टिंग जैसे वैल्यूएशन नहीं सोचते, राइट? फैक्टर इन्वेस्टिंग में आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वैल्यूएशन का एक प्राइस टू अर्निंग या प्राइस टू बुक या कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल के रैंक कर देते हैं, राइट? तो जो कंपनी 50 PE है वो महंगी ही है और जो कंपनी 5 PE है वो सस्ती ही है, राइट? हमारा ऐसा नहीं है. हमारा जो वैल्यूएशन फ्रेमवर्क है, it gives weightage to everything, including the fundamental of the company, including the growth profile of the company, including the clean books का quality and so on so forth. Every factor जो हम, क्योंकि मैं एक discretionary investor रहा हूँ, मैं एक statistician नहीं हूँ. अच्छा. तो मैं सोचता discretionary investor की तरह ही हूँ. अच्छा, अच्छा. कि मैं कैसे मैं किसी को वैल्यू ज्यादा क्यों दूंगा और किसी को कम क्यों दूंगा. तो मेरे जो दिमाग में चीजें हैं, अच्छा यार किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो उसकी वैल्यूएशन अच्छी बनती है, राइट? कोई लेवरेज नहीं है, किसी की बुक्स क्लीन है, बैलेंस शीट साफ है, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, कैपिटल एलोकेशन अच्छी है, कैश फ्लो अच्छा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन योर माइंड, राइट? सो आई एम गिविंग वेटेज टू दोज इन माय वैल्यूएशन फ्रेमवर्क. सो यहाँ पे तो जब मैं वैल्यूएशन की बात करने जा रहा हूँ तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आई एम नॉट टेकिंग इट एज अ रैंकिंग मैकेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ टिपिकल रिपोर्टेड नंबर्स. सो इन आवर केस एवरी कंपनी इज डिफाइंड, एक वैल्यूएशन जोन होता है उस कंपनी का जो हमारे हिसाब से एक रीजनेबल जोन है. उसके ऊपर वाली को हम महंगा बोलते हैं, उसके नीचे वाली को सस्ता बोलते हैं. एक 30 PE की कंपनी भी हमारे सस्ते जोन में हो सकती है
बेस्ड ऑन द कंपनीज फंडामेंटल प्रोफाइल। ये जरूरी है बिफोर पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा सस्ता मींस लो पी। लो पी, करेक्ट। Okay. So the moment I started doing that, this was an interesting outcome that 65% of the companies were in the exciting zone of valuation. तो Okay. अगर फंडामेंटली क्रैप भी है तो भी सस्ती बहुत है। ओके, ये टेक अवे कि अगर आप नीचे वाले जोन में भी काम करना चाहते हैं और आप यू वांट टू बेट ऑन समथिंग जो पिछले 2 साल में आपने देखा होगा कि वो थॉट प्रोसेस बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो चला गया था कि कंपनी के फंडामेंटल्स तो खराब हैं ही, स्टोरी चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, पीपल स्टार्टेड कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द वैल्यूएशन एस्पेक्ट ऑफ इट। करेक्ट करेक्ट। तो और उसका लोगों ने खामियाजा भुगता है और अभी शायद और भुगते हैं। मगर ये बहुत एक क्रिटिकल फैक्टर था कि जो विनर्स थे भी अगर उस डोमेन में, वो अगर आपने वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज किया है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल डिक्रीजेस ड्रामेटिकली। ठीक है, अभी भी आप याद रखिएगा मैं सिर्फ स्टार्ट की बात कर रहा हूं, मैं अभी जर्नी की बात नहीं कर रहा, मल्टी बैगर की जर्नी की नहीं, सिर्फ सिलेक्शन के टाइम की बात कर रहा हूं। राइट। ठीक है, और फिर एक ग्रोथ का फैक्टर आता है। तो अगेन ग्रोथ हम काफी तरीके से डिफाइन करते हैं, उसके अंदर फेवरेबल ग्रोथ वाली कंपनी टिपिकल 71-72% थी। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई हमारे लिए कि स्टार्टिंग में क्या क्या चीजें रोल प्ले करती हैं। तो अगर आप कोई कंपनी उठा रहे हैं और किस जोन में उठा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, पर अगर आप कोई कंपनी छोटे से जोन में भी उठा रहे हैं तो आप वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज मत करिए, फंडामेंटल पे फिर भी कर सकते हैं। जब आप आगे जा रहे हैं आप फंडामेंटल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, आप वैल्यूएशन पे किस पे कर सकते हैं किस पे नहीं कर सकते वो मैं भी आके बताता हूँ। बट इस तरीके की एक पिक्चर निकल के आपके सामने आती है। और एक और पिक्चर निकल के आती है विच वाज कि अगर मैं देखूं कि 7 सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 60% ऑफ योर विनर्स, 60% ऑफ दीज। सो जो प्रॉफिट पूल वाली एक थ्योरी होती है, राइट, वेयर द प्रॉफिट पूल इज हायर, ओके, यू विल फाइंड मोर विनर्स इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ओके, वो भी एक निकल के आया कि 37 सेक्टर्स। अगेन मैं इस सेक्टर कैटेगराइजेशन को वैसे मानता नहीं हूँ ज्यादा, मेरे इंटरनल काम के लिए हमने अब उसके बाद और रिफाइनमेंट करी इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, बिकॉज काफी सारी चीज थोड़ी सी इल डिफाइंड होती है इन द डेटाबेसेस। करेक्ट। बट हैविंग सेड दैट, लार्जर स्टडी के लिए इट्स कैन स्टिल बी रिलाइड अपॉन। सो 37 सेक्टर्स में से 7 सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट 60% ऑफ द विनर्स। करेक्ट। ओके, एंड ये लास्ट के जो है कुछ मतलब 5% इज अराउंड 15-20 सेक्टर्स, आई डोंट नो व्हाट दिस इज। तो यहां से एक पिक्चर निकल के आई कि अच्छा यार क्या हो सकता है। फिर हम इस जर्नी को और आगे ले गए। आई एम सॉरी टू delve it further, but this was a massive exercise. So we took this journey to companies level. We extended this, evaluated all the parameters starting of the journey. फिर हम इसको कंपनी लेवल और सेक्टर लेवल, क्योंकि सेक्टर हमने देखा कि मैटर कर रहे हैं, तो हमने सेक्टर लेवल के नंबर्स भी निकाले। ओके, और हमने जो बाकी काम करना था वो था कि हमें जर्नी पढ़नी है उन इंडिविजुअल कंपनीज की। ओके, और हमने फिर कुछ ट्रेंड के पैरामीटर्स भी ऐड करने की कोशिश करी, देखने की कोशिश करी कि क्या ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं ट्रेंड पे काम कर रहा था, तो वो भी करने की कोशिश करी कि उसको ऐड करके देखा कि क्या उससे फर्क पड़ता है मेरे सिलेक्शन में या रिजेक्शन में। तो वो भी हमने कोशिश किया, बट नथिंग रियली केम आउट ऑफ इट विच वाज इम्पैक्टफुल इनफ, लेट मी पुट इट दिस वे। ओके, तो अगर मैं इस सब का सार लेता हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ही लंबी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, सार में ये निकल के आया कि जब स्टार्टिंग होती है ना तो सबसे बड़े ड्राइवर्स जो होते हैं, वैल्यूएशन इज द प्राइमरी ड्राइवर। ओके। दूसरा ड्राइवर है ग्रोथ। ओके। और तीसरा एंड द लीस्ट क्रिटिकल इज स्टार्टिंग फंडामेंटल्स, स्पेशली व्हेन द कंपनीज आर एट द लोअर पार्ट ऑफ योर मार्केट कैप। ओके। एंड दिस फंडामेंटल कीप्स ऑन इंप्रूविंग द मोमेंट यू गो अप। स्टार्टिंग फंडामेंटल्स मतलब द स्टार्टिंग फंडामेंटल, स्टार्ट के अंदर क्या, जब स्टार्टिंग जर्नी होती है एक मल्टीबैगर स्टॉक की, तो स्टार्ट में आपको क्या देखना है। ठीक है, अब वो क्या देखना है, उसमें वैल्यूएशन सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ग्रोथ सेकंड रोल प्ले करता है, फंडामेंटल थर्ड रोल प्ले करता है। अच्छा। फंडामेंटल का रोल जो है वो इंप्रूव होता जाता है द मोमेंट यू गो फर्दर। तो अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप, मिड कैप में देख रहे हैं तो आपको फंडामेंटल को इग्नोर नहीं करना है, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ योर सक्सेस विल डिक्रीज ड्रामेटिकली इफ यू फोकस ऑन पुअर फंडामेंटल्स। ठीक है, मगर अगर आप स्टार्टिंग के बिल्कुल छोटे वाले जोन में हैं, ठीक है, तो वहां पे अगर आप फंडामेंटल को इग्नोर कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट डेटा सेज दैट इफ यू आर गुड ऑन वैल्यूएशन एंड यू आर गुड ऑन ग्रोथ, यू विल स्टिल एंड अप मेकिंग मनी। Okay. Probability wise, again, I'm not recommending this to anybody. मैं नहीं कह रहा कि fundamentals मत देखो या whatever suits to each. This is what the data showed. Okay.
ओके, तो ये जब निकल के आया तो थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग भी लगा, बट वो बात क्लियर हो गई थी कि अगर मैं मिड सेगमेंट में हूँ, जो स्मॉल और मिड हमारा फोकस एरिया होता है, वहां पे मैं फंडामेंटल्स को इग्नोर नहीं कर सकता। बट मेरे को जो ये बात समझ आई कि मेरे को वैल्यूएशन को ज्यादा वेटेज देना है, फंडामेंटल को भी देना है, बट इतना नहीं जितना मैं देता था अपने दिमाग में। Sure. द होल आइडिया ऑफ एनी स्टडी इज टू चैलेंज योर ओन बिलीफ सिस्टम, right? Sure. And this challenge that belief system कि हाँ, fundamental are very important but not as crazily important specifically in our context, in Indian context. Okay. Got it. फिर जब हम जर्नी की बात करते हैं, अच्छा ये स्टार्टिंग की बात हुई, अब हम जर्नी की बात करें। जर्नी के अंदर दो चीजें निकल के आती हैं। एक, कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ। अगर आपका ग्रोथ कंसिस्टेंट थी, तो हमने वहां पे देखा कि यार जो कंपनीज जिसके they had the least standard deviation in terms of the growth numbers, okay, were the ones who were more prone towards giving that 5-year 25% CAGR probability wise. Okay, and the second set of companies, and यहाँ पे fundamental बहुत important हो जाते हैं कि during that journey all these companies, majority of these companies started showing improving fundamentals. तो इनमें से जो companies fundamentally improve नहीं हो रही थी, जिनके ROICs incrementally improve नहीं हो रहे थे, those companies eventually died down. ठीक है, तो अगर आप ऐसे में घुस भी रहे हैं जिसमें फंडामेंटल्स शायद अभी नहीं है, बट अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आपको कॉशियस होना है। सिंपली ग्रोथ वाज नॉट एबल टू सपोर्ट इट, द जर्नी। दैट्स द की मैसेज टू बी टेकन हियर। अगर आप बोल रहे हैं अच्छा ग्रोथ आती रहे, बट वो ग्रोथ जो है वो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी है ना। हम ग्रोथ भी दो तरीके की होती है, एक अच्छी ग्रोथ होती है, खराब ग्रोथ होती है। अच्छी ग्रोथ वो होती है जो when you are making money higher than your cost of capital, you are effectively using that money for a better return, and that extra return you're plowing back into the business and creating a constantly increasing engine. Okay, Correct. so that incremental ROE has to be good enough. खराब ग्रोथ तब होती है जब आप ग्रो भी कर रहे हैं मगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल इतना कम है, जो अगर आप उसको शायद डिविडेंड दे देते तो बेटर रहता, मगर जस्ट बिकॉज आप ग्रो करना चाहते हैं, आपने वो कैपिटल लिया, वापस से एक खराब धंधे में डाला, आप ग्रो करेंगे बट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी खराब है। तो एक खराब ग्रोथ है, एक अच्छी ग्रोथ है। तो अच्छी ग्रोथ जरूरी है, और वो अच्छी ग्रोथ कैसे पता चलती है? वो आपके ROE और ROIC के स्टेटस से मालूम चलती है। करेक्ट। ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी के ड्राइवर थे। तो अगर मैं कोई ऐसी कंपनी होल्ड कर रहा हूं तो मेरे लिए एक बहुत जरूरी है चेक करना, अगर वो इन पैरामीटर्स पे फेल हो रही है तो मैं वो उसकी जर्नी का एंड हो सकता है वहीं पे। ओके, फिर हमने जब एंड को इवैल्यूएट किया, आप मानेंगे नहीं बट बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। एंड में फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही, एंड में फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रॉकस्टार है या कुछ भी है। द मेजर ड्राइवर ऑफ एनी कंपनीज एंड ऑफ जर्नी ऑफ बीइंग मल्टी बैगर्स इज वैल्यूएशन। और इसीलिए वैल्यूएशन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल रोल करता है। आपने मेरे से स्टार्टिंग में मुझे मोमेंटम वाला सवाल पूछा था, मैं उस समय बहुत आंसर नहीं दे पाया था इस पे, बट ये रीजन है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसीलिए मैं हमेशा से वो क्वालिटी एट एनी प्राइस के अगेंस्ट रहा हूँ। आई थिंक 2021 में भी मैंने पब्लिकली ये बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि क्वालिटी एट एनी प्राइस इज अ 25% कैगर स्ट्रेटजी। हिस्टोरिकली ऑल्सो इट हैज नॉट बीन ग्लोबली। ओके, और कोई भी अगर ये कह रहा है तो एटलीस्ट द डेटा इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम। ठीक है, किसी का बिलीफ सिस्टम है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बट आई एम प्रीटी श्योर कि if you're paying very, very high price, your CAGRs are going to be not 25%, maybe less, 10, 15, it will depend on how much you're paying. तो अगर वैल्यूएशन पे कॉम्प्रोमाइज किया तो कोई भी स्टॉक पिकिंग कर लीजिए, ठीक है, आपका मल्टी बैगर का एंड मोस्टली वही होता है। सो पुनीत भाई, मेरा क्वेश्चन है कि वैल्यूएशन अल्टीमेटली सब इंसान का तरीका अलग होता है वैल्यूएशन को एसेस करने का। जैसे जनरल में एक आम आदमी पी देखता है, हाई पी मतलब एक्सपेंसिव, लो पी जो आपने भी कहा, बट आपने अपना एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क बना रखा है जिसमें आपने क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को भी डाल रखा है। तो हाउ डू वी क्रिएट अ कॉमन फ्रेमवर्क, या उस पर थोड़ा सा आप अपना फ्रेमवर्क पे थोड़ा इंसाइट डाल पाए कि कैसे 50 पी की कंपनी में भी आपको वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है? एक्चुअली पहले मैं वो 50p वाला क्लैरिफाई कर दूं। 50p वाली बहुत अच्छी कंपनी, सस्ती कंपनी बहुत कम होती हैं, गिनी चुनी होंगी जो उसमें आएंगी। दैट वाज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग कि 30-35 वाले में होते हैं जो कंपनी अच्छी प्रोफाइल्स की होती हैं। देखिए, सी आप you have an education thing which you do, and I'm pretty sure when you teach valuation, तो वैल्यूएशन का
अल्टीमेटली एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज का एक मैथमेटिकल प्रिंसिपल भी है, जो विद टाइम सीनियर इन्वेस्टर से जब आप बात करते हैं उनको एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, राइट? तो अब ये जो मैंने बात बोली, यही बात कोई भी मैच्योर्ड फंड मैनेजर आपको यही बात बोलेगा कि यार एक अच्छी कंपनी के लिए ज्यादा मल्टीपल जस्टिफाइड होता है. मे बी ही इज नॉट यूजिंग अ मैथमेटिकल मॉडल इन हिज हेड, बट ही विल स्टिल हैव सम विजडम कलेक्टेड ओवर द इयर्स. मैं सिर्फ यहाँ पे उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज कोई भी चीज बिना क्वांटिफिकेशन के टेस्ट करना मुश्किल होता है. राइट. और क्वांटिफिकेशन के लिए आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं और बहुत सारा डेटा लग जाता है. तो यू आर राइट कि एक बंदा जिसके पास सारे डेटा का एक्सेस ना हो और एनालिसिस का टाइम वेविदॉल ना हो, शायद वो ना फ्रेमवर्क डेवलप कर पाए. मगर एक बेसिक सेट ऑफ कॉमन सेंस प्रिंसिपल जो वैल्यूएशन के अंदर जाता है, राइट? हम जब वैल्यूएशन कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, प्राइमरीली डीसीएफ किया जाता है एक वैल्यूएशन का जो कोर मैथमेटिकल है, उसी के सारे वेरिएंट है, राइट? तो चाहे वो डिविडेंड डिस्काउंट है, चाहे वो अर्निंग वाला मॉडल है, जो भी आप न्यूमरेटर में यूज करते हैं, चाहे वो कैश फ्लो यूज कर रहे हैं या अर्निंग यूज कर रहे हैं, प्रीटी मच देयर इज अ कोरिलेशन, राइट? अल्टीमेटली कैश फ्लो टू इक्विटी और फ्री कैश फ्लो, व्हाटएवर, सो मेनी मॉडल्स आर देयर, वो घूम फिर के पीएनएल और कैश फ्लो में कोरिलेशन है, राइट. राइट? तो अगर हम वैसे बात करें तो हम एक मैं अपने क्लासेस में यूज करता हूँ एक फ्रेमवर्क टू टीच सीएफओ और पोस्ट टैक्स एबिटा का पैरेलल. अगर आप पीएनएल उठाएं और अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाएं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आता है, अगर आप पीएनएल से मैप करना चाहते हैं, तो द क्लोजेस्ट नंबर विल बी पोस्ट टैक्स एबिटा में से टैक्स को माइनस करना पड़ेगा आपको. तो वो नंबर आएगा विच ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शुड कंसोलिडेट टुवर्ड्स ईच अदर. Which I mean by that is a larger set of ratio should become 90-100% or close to that. कैश कन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं. तो हर मॉडल के अंदर एक तो ये कंपोनेंट है, ठीक है? उसके बाद उसका एक ग्रोथ कंपोनेंट है. वो ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है? वो ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंडेंट है और रिटेंशन पे डिपेंडेंट है. तो अगर आप 100 रुपए आपका इक्विटी है, आपने 20 रुपए प्रॉफिट बनाया, तो 20% का आपका आरओई हुआ. अगर आपने 20 का 20 वापस से इंकलकेट किया और आप फिर से 20 बना रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ का नंबर होएगा वो 20% हो जाएगा, बिकॉज ऑफ 20% आरओई एंड रिटेंशन ऑफ 100%. अगर आप 10 रुपए दे देंगे डिविडेंड की फॉर्म में, तो रिटेंशन 50% हो जाएगा, आपका ग्रोथ कम हो जाएगा. तो अल्टीमेटली थोड़ा सा भी आप, तो इतना कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स नहीं है. अगर आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि एक नंबर के लिए क्या रेशियो जस्टिफाई होनी चाहिए जी. इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास एक एक्सेल है जो मैं अपने पहली वैल्यूएशन क्लास जब मैं लेता हूँ कॉलेजेस में, तो जो मेरी पहली वैल्यूएशन क्लास होती है उसमें सबसे बेसिक प्रिंसिपल मैं यही बिल्ड करता हूँ कि आपको फंडामेंटल से कैसे लिंक करना है वैल्यूएशंस को. तो वो जो है ना, वो बहुत बेसिक होता है, उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है. कॉम्प्लिकेशन आ जाती है न्यूएंसेस में, राइट? तो उसी के थ्रू आपको ये मालूम चल जाता है किसी भी एक बंदे को कि यार किस टाइप की कंपनी अगर ऐसे ही प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकती है, तो उसको क्या मल्टीपल जस्टिफाइड होएगा. तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मेरे हिसाब से. नुआंस थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं. So I hope that answer your question. So even with some amount of effort, a normal person is not spending so much time and effort into this will still get a decent enough idea. देखिए, हम edge cases की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो वो नो ब्रेनर वाली बात कर रहे हैं कि ये नो ब्रेनर एक्सपेंसिव है और ये नो ब्रेनर चीप है. That should not be that difficult. समझ गया. Does that give the answer? हाँ, काइंड ऑफ. वो एक्सेल शीट अगर आप दे देंगे तो हम मैं दे दूंगा आप. नहीं, मैं दे भी दूंगा. अगर आपको कभी अलग से उसको 5-10 मिनट में समझना है तो मैं समझा के रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ आपके लिए कभी. जी. क्योंकि अल्टीमेटली यही जो कोर आपने कह दिया ना कि अल्टीमेटली सब चीज इसी के अंदर में छिपा है. और आई थिंक मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यहीं से डिराइव होता है ना. करेक्ट. हम ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जब बात करते हैं, खैर मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना थोड़ा सा आपने छेड़ दिया है, तो ये एक बड़ा इल्यूसिव सा कॉन्सेप्ट है. आप जब कोई बेसिक लेवल पे पढ़ रहा होता है ना, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या करते हैं कि हम एक वैल्यूएशन का नंबर डिराइव करते हैं, पता नहीं कैसे, बट कर देते हैं. और उसके बाद फिर हम बोलते हैं अच्छा यार 20% डिस्काउंट दे देते हैं, 30% डिस्काउंट दे देते हैं, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोल देते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी सिर्फ ये नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है? अगर आप एक कचरा कंपनी जिसकी वैल्यूएशन आप किसी भी तरीके से आपने सोचा कि 100 से 120 होनी चाहिए, उस पर अगर आप 70 रुपए दे रहे हैं ना, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है,
कंपेयर टू एक बहुत अच्छी कंपनी जिसका आपने 100 से भी 120 लिया और उसको आप 80-85 पे भी ले रहे हैं। अच्छा। तो margin of safety is not just a matter of your comfort in your cheapness in terms of your computed valuation, because वो computed valuation itself become doubtful for a crappy company. तो एक हमारे ना जो मॉडल है उसके अंदर एक वेरिएबल जाता है कंफर्ट फैक्टर, अच्छा। कि आप कितना कंफर्टेबल है अपनी वैल्यूएशन रेंज से, वो भी हमारा डिसाइड करता है। तो जो भी आपको मैं क्वालिटेटिव समझा रहा हूँ वो सब हमने मॉडल किया हुआ है। तो हम वो भी करते हैं कि यार ये हाई कंफर्ट है या ये लो कंफर्ट है या ये मिड कंफर्ट है एंड सो ऑन सो फोर्थ। और हाई कंफर्ट वाले के अंदर हमारे लिए वैल्यूएशन पैरामीटर्स जिस बेस पे हम डिराइव करते हैं वो थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं, वहां पे हम कंफर्टेबल हैं। ठीक है, दूसरे के अंदर हम बहुत स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं कि इसमें हमें को ज्यादा डिबेट करना ही नहीं है एंड सो ऑन सो फोर्थ। इंटरेस्टिंग। पुनीत भाई, मेरा मन क्या कर रहा है मैं बताऊं, कि एक आपका जो क्लास होती है ना, वो मैं तो ऑफलाइन तो अटेंड नहीं कर सकता हूँ, बट एक आपका ये वैल्यूएशन पे क्लास पार्ट 2 कर लेते हैं, जिसमें वो एक्सेल शीट को बेस करके आप सिखा दीजिए कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एक, क्योंकि एक आम आदमी के लिए फ्रैंकली स्पीकिंग डिफिकल्ट तो है, देखिए, कि वो कोई भी स्टॉक का वैल्यूएशन को एक एसेस कर पाए। श्योर, कर सकते हैं। मतलब वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो जितनी कॉम्प्लिकेट करनी चाहे उतनी कॉम्प्लिकेट भी हो सकती है, और जितना जी। सिंपल रखना चाहे उतना सिंपल भी रखा जा सकता है। जी। और मेरे ख्याल से एटलीस्ट हमारा जो मॉडल बिल्डिंग है उसमें वेरिएबल्स बहुत हैं, बट हमारा थिंकिंग उसके पीछे बहुत सिंपल है। उसको हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट से, जब डेटा से काम करते हैं ना तो एक टेंडेंसी होती है कि सम पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मोर डेटा मींस मोर अमेजिंग आउटपुट। ऐसा नहीं होता है। यस, यस। ठीक है, इनफैक्ट द लार्ज विजडम लाइज इन अंडरस्टैंडिंग कि कहाँ पे कम डेटा इज मोर बेनिफिशियल। और ये हम कंपनीज में देखते हैं, जब हम कंपनी सेंट्रिक रूल्स बनाते हैं हमारे फंड के लिए, तो हम देखते हैं कि मोर एंड मोर वेरिएबल्स डू नॉट इम्प्रूव माई आउटपुट एट ऑल। In fact, they start messing up with the output. Sometimes very basic 2 or 3 parameters और उसके base पे rules are much more, effective and potent compared to a large set of complicated. तो यहाँ पे इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जिसको सिंप्लीफिकेशन के साथ भी अगर आप देखें तो आप एक रीजनेबल आंसर ला सकते हैं। ओके। ओके, सो इस मौका मिलेगा तो करेंगे वो भी सेशन आपके साथ रिकॉर्ड। जरूर। तो इस पूरे जो मैंने ये सार दिया, इसका कोर प्रिंसिपल यही निकल के आया कि यार आपको किस जोन में जाना है, क्या देखना है, किसको ज्यादा वेटेज देनी है, किसको कम वेटेज देनी है। और अब मुझे अगर कोई काउंटर स्टेटमेंट मिलती है या कोई सपोर्टिव स्टेटमेंट मिलती है तो मुझे पता है कि वो किस जगह से आ रहा है वो बंदा, और वो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। इनफैक्ट अगर कोई मुझे बोलेगा ना कि मैं किसी का रिकॉर्ड अगर अच्छा है और वो ज्यादा फंडामेंटल सेंट्रिक नहीं है, तो मुझे पता है कि बाय डिफॉल्ट ही इज नॉट गोइंग टू बी अ लार्ज कैप इन्वेस्टर। I don't even need to know him. I probably would be able to guess that. And again, it comes from the working, it comes from getting comfortable with this thing. Right? So हमारा एक सिंपल सा मोटिव है, which is this, कि सुनो सबकी, करो जो एविडेंस बोलता है। Right? तो यहाँ पे एविडेंस क्या बोलता है कि भैया स्वीट स्पॉट होता है, ignore the too small and too large ones. Be in profitable industries where the profit pool is high. ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये लेसन भी वही कन्वर्ज हो रहे हैं जो आपने बहुत जगहों से सुने होंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई यूनिक लेसन है, बट दे आर बाउंड इन दैट वर्किंग वेयर वी आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल एंड श्योर अबाउट दीज बिलीफ सिस्टम्स। ओके, दिस वन इज बिकम स्लाइटली कंट्रोवर्शियल वेयर करंट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ आर पैरामाउंट in terms of your entry points. Historical fundamentals add to the comfort, but they add to the comfort only slightly larger companies. Okay, so larger the company, lesser the compromise on the historical fundamentals. Okay. Okay, और इंडिया के अंदर ये बात आपको याद रखनी है कि nothing happened without consistent growth. At least अभी तक का 25 साल का डेटा में जो निकल के आया है वो ये है कि अगर कंसिस्टेंसी यहाँ पे 1-2 क्वार्टर की बात नहीं हो रही है, रीजनेबल टाइम फ्रेम पे अगर आप कंसिस्टेंसी देखें तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ के बिना इंडिया में बहुत वैल्यूएशंस नहीं मिलती हैं। मार्केट गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ runway to the companies which have consistent growth. Okay, and this high valuation slowing growth is a very decisive end to a multi-baggers journey. Valuation सबसे प्राइमरी है, और अगर वहां पे ग्रोथ और थोड़ी सी हल्की हो जाए तो प्रीटी मच एन एंड। और आई थिंक अगर हम पीछे जाके देखें उन कंपनीज का जिनको हम नो ब्रेनर मानते थे, उनमें क्या हुआ, उनमें 2 चीजें हुई। एक तो वैल्यूएशन थी ही महंगी,
और ग्रोथ पे भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। जहां हल्का सा भी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आया, वहां की डी रेटिंग वर सो मैसिव दैट इन लास्ट 3-4 years when the markets have done phenomenally well, अब ये थोड़ा सा पीरियड छोड़ देते हैं, उस phenomenal wealth creation period में some of the best quality names, मैं नाम नहीं लूंगा, as a fund manager slightly worried about namings, but I think everybody knows the type of stock I'm talking about. The who's of qualities, they have done absolutely nothing. Okay, so अब एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक देता हूं आपको, विच इज, मैंने आपको बोला था कि ये सारी कंपनीज जो हमने पढ़ी वो थी जो 5 बार कम से कम अपना वो जर्नी दे चुकी हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से कौन सी कंपनी होगी जिसने सबसे ज्यादा बार ये जर्नी देखी है? सबसे ज्यादा बार ये जर्नी देखी है। हमने 25 साल का पीरियड लिया है, तो बेसिकली 20 occurrences of 1 year each, सॉरी 5 year each। तो ये 20 occurrences में से कौन सी कंपनी होगी जिसने मैक्सिमम ईयर्स में 5 year 25% कैगर दिया है, मल्टीपल टाइम्स? Were they talking about one company? Few companies, whatever Okay. names you want to give. अब वही है, माइंड में तो एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक और ये सब आते हैं, क्योंकि यही जो आपने पहला स्टैटिस्टिक्स दिया था ना कि ये सिर्फ एक बार 50,000 करोड़ के ऊपर में नहीं कंपाउंडिंग Yes, किया, पहले भी किए हैं, yes, पहले भी किए हैं। correct. तो Correct. So you're right. So Bajaj Finance is pretty much there at the top. HDFC Bank is not there at the top, but still there. Okay. But it's surprising now. Surprising तो नहीं है, क्योंकि मैं इस कंपनी में पर्सनली बहुत पहले इन्वेस्टर रह चुका हूँ। मैंने 7 साल इस कंपनी को होल्ड किया है। बट मेरे लिए भी वो फैक्टर, जबकि मैंने कंपनी को इतना लंबा होल्ड भी किया हुआ है, उसके बाद भी मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर था। आइदर डायरेक्टली, और जब मैं फंड में था तब भी दिस कंपनी वाज अ पार्ट ऑफ द फंड, सो हमें कंपनी के बारे में अच्छे से पता था। मेरे लिए भी ये सरप्राइजिंग फैक्टर था कि द कंपनी दैट हैज डन द मैक्सिमम इज रिलैक्सो। 15 बार, 20 में से 15 साल तक दिस कंपनी हैज डन 5 year 25% CAGR. It's a phenomenal journey, but it also suffered from the same end, by the way. High valuation, slowing growth, and probably you can go back and check how the performance has been in the last few years. But again, no recommendations or nothing. It's a pure data-driven output. तो anyways, but इसमें आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो उनका नाम हमको पता है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली और छोटे से करते 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 बड़ी हो गई। तो अगर हम उस पेस में खेल रहे होते, हमारे पास ये कंपनी, अगेन खेलना इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, अगर हम उस पेस में इन्वेस्ट कर रहे होते तो ऐसा नहीं है कि आप ये कंपनीज मिस करते। और जो फ्यूचर में आने वाली कंपनीज हैं वो भी आज के उसी जोन में होंगी जिनको आप कंसिस्टेंटली ओन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। Okay, and that is pretty much the premise with which, you know, we have our whole investment philosophy belongs around this concept. तो जो AIF है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है पूरा का पूरा। अमेजिंग, सुपर्ब। पुरीत भाई, समय तो मैंने देखा नहीं था, बट मन तो भरा नहीं है। और मेरे को ना एक बार आपके साथ ऑफलाइन भी करना है, तो आई थिंक नेक्स्ट मैं आपसे एक प्रॉमिस लेता हूँ कि एक आपके साथ ऑफलाइन फेस टू फेस करूँगा, जहाँ पे थोड़ा और डीप कुछ चीज़ों पे मेरे को जाना आपके साथ में। तो इफ़ यू आर अवेलेबल, कभी भी मैं दिल्ली आ जाऊँगा, आप जब कैलकाटा आ रहे हैं, तो विल बी वेरी एक्साइटेड टू डू एन ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन विथ यू। एब्सोल्युटली, एनी टाइम। मैं जनरली बाहर ज़्यादा जाता नहीं हूँ। इनफैक्ट आई एम नोटोरियसली फेमस फॉर नॉट गोइंग एनीवेयर इन एनी ऑफ द मीटिंग्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा, तो नोटोरियसली इनफेमस यू कैन से जी। तो जब भी वो, मैं गोवा में IAS होता है वहाँ पे पिछले 2-3 साल से जा रहा हूँ। आप मानेंगे नहीं, शायद वो मेरा इकलौता आउटसाइड माय ऑफिस विजिट होता है किसी भी चीज के लिए। अच्छा, नाइस। So that is a constraint I have. But You have given me the hint. I need to come to Goa. I will. नहीं, not at all. But I'm just saying कि वो मेरा एक I'm more like sit and do work rather than doing a lot of conferences. But कभी भी, anytime we'll meet, we'll discuss. Superb. So Purit bhai, thank you so much for this beautiful learnings. एक अलग लेवल की मैच्योरिटी चाहिए लोगों में, लास्ट तक रुक के इस तरह की लर्निंग को एब्जॉर्व करके इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो जो लास्ट तक रुके हैं उनको शाबाशी है कि आप में वो मैच्योरिटी है कि आप रेडी हो गए हैं मार्केट में बड़ा पैसा कमाने के लिए। बिकॉज पुनीत भाई हैज़ शोन दैट मैच्योरिटी इन हिज करियर एंड ही इज़ व्हाट ही इज़ टुडे बिकॉज ऑफ दिस
effort he has put in. So thank you for sharing your efforts, and looking forward to more such conversations with you in future. My pleasure. My pleasure. I hope your listeners get some value out of this. And as you rightly said, right, I know this is not the kind of content which is more attention grabbing, so to Yeah. speak. थोड़ा सा effort लेके सुन के absorb करने वाला content है. Yeah. But I'll be glad if few of the people are able to do it and learn something from this. Absolutely, people will. A lot of people will make a summary. They will tag you on Twitter. We are going to share your Twitter handle with them, and Sure. some of them will connect with you. So please do make an effort to reply to them if possible. Sure. Sure. Thank you, Puneet bhai. Take care. Thank of you, Vic. yourself. Thank you so Stay in much. touch. Bye. Bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.